दिस इज सोविन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से वन शॉट लेक्चर के अंदर। कहने को तो भाई ये वन शॉट है, लेकिन सच में ये वन शॉट नहीं, डिटेल शॉट है, जहां पर हम एक एक कंसेप्ट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में लेने वाले हैं। तो हमारी जो वन शॉट की सीरीज थी जो हम रिकॉर्ड करके बच्चा आपके लिए दे रहे थे लगातार, वो रिज्यूम हो चुकी है और अब ये लेक्चर बच्चा आपको यहां पर मिलने वाला है अमाइंस चैप्टर, जो कि ऑर्गेनिक का एक बेहतरीन चैप्टर है। चैप्टर का वेटेज 3 से 4 नंबर का चैप्टर है, लेकिन बहुत मजेदार चैप्टर है और वन शॉट की जो रिज्यूमिंग हो रही है वो इस चैप्टर से हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अमाइंस, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो सबसे पहले अमाइंस जो हम सुन रहे हैं बच्चा, वो अमाइंस है क्या? व्हाट इज अमाइंस? अमाइंस किसको बोलते हैं? तो भाई अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जो अमाइंस होता है वो एक्चुअली अमोनिया से निकला होगा। अमोनिया क्या होता है सर? NH3, इस तरह से देख लो। जहां पे मैं H को हटाऊंगा, यहां से H को हटा दिया, उसकी जगह पे मैं एक R लेकर आ गया। तो पहला ऑप्शन ये है कि मेरे पास RNH2 मुझे देखने के लिए मिलेगा। भाई ये ऐसा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये कि मैंने इस H को भी हटा दिया तो मुझे 2 R मिल जाएंगे और एक NH रहेगा। इस H को भी मैं हटा सकता हूं तो यहां पे मुझे मिल जाएगा R3N। ये तीनों ही जो दिख रहे हैं मुझे वो अमाइन है। तो भाई ये जो तीनों के तीनों जो मुझे दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब क्या है बच्चा? अमाइंस। अब क्वेश्चन ये कि सर ये अमाइंस तो 3 टाइप के दिख रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब, 3 टाइप के अमाइन से है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो भाई अमाइंस क्या है सर? तो अमाइंस जो है अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो जहां पर अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमाइंस जो है वो अमोनिया से निकला हुआ है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया से निकला हुआ है। जहां पर 1, 2 या फिर ऑल 3 हाइड्रोजन जो कि नाइट्रोजन से अटैच है, उनको हमने क्या किया बच्चा? रिप्लेस कर दिया है करस्पॉन्डिंग अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप से। तो करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप से मैंने क्या किया बच्चा? रिप्लेस कर दिया है। तो अमाइंस क्या है? अमाइंस क्या है? अमोनिया से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है जो कि H जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है जो कि N से अटैच है, उसको हटाओ और उसकी जगह पे सेम नंबर ऑफ अल्काइल या अराइल लेकर आओ। चाहे अलग हो चाहे डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उतना ही होना चाहिए जितना H रिप्लेस कर रहे हो। तो ये होता है बच्चा अमाइन। अमाइन का अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यस, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस के अंदर अमाइंस आर क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स। 3 टाइप के अमाइंस मिलते हैं। पहला है प्राइमरी अमाइंस। सर प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं? जहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं कि केवल एक अल्काइल या अराइल ग्रुप प्रेजेंट है। एक ऐसा अमाइन जहां पर केवल एक अल्काइल या अराइल ग्रुप प्रेजेंट है। जनरल फॉर्मूला जो होता है अमाइन का, प्राइमरी अमाइन का, वो होता है RNH2। आप यहां पे देख सकते हो ये जनरल फॉर्मूला है। तो ये RNH2 हमारा जनरल फॉर्मूला, और कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जैसे CH3NH2 मिथाइलामाइन, CH3CH2NH2 इथाइलामाइन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया, फिनाइल अमाइन, NH2 आ गया, मतलब प्राइमरी अमाइन होने वाला है। सेकेंडरी अमाइन क्या होगा सर? तो सेकेंडरी के लिए आप बोलेंगे कि सर सेम या डिफरेंट 2 अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकते हैं। सेकेंडरी अमाइन में आप बोलेंगे द अमाइन इन विच 2 सेम और डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे वो हमारे लिए सेकेंडरी अमाइन है। जनरल फॉर्मूले में RNHR बोल सकते हैं, जहां पर R का मतलब अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। एग्जाम्पल में जैसे CH3NH है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, अल्काइल अराइल भी हो सकते हैं, बस NH का होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए सेकेंडरी अमाइन। अगर मैं टर्शरी अमाइन की बात करूं तो टर्शरी अमाइन में 3 अल्काइल या 3 अराइल सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। तो टर्शरी अमाइन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो टर्शरी अमाइन जो होता है द अमाइन इन विच 3 सेम और डिफरेंट, इन विच 3 सेम और डिफरेंट, 3 सेम और डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एंड द जनरल फॉर्मूला इज दिस। ये जनरल फॉर्मूला होता है, इसको आप देख सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जो है कि आपका जनरल फॉर्मूला है। तो आप N के आजू बाजू देख सकते हैं CH3 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 ट्राई मिथाइल अमाइन है। यहाँ पर भी देख सकते हैं C2H5 C2H5 CH3, ये भी आपका ट्राई मिथाइल अमाइन है। नाम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना होता है, जो आप आगे सीखेंगे। तो ये हो गया बच्चा हमारे लिए। अब इसमें भी जो सेकेंडरी है और जो टर्शरी है, इसमें R की मात्रा मतलब अल्काइल या अराइल की मात्रा 1 से ज्यादा है। जब 1 से ज्यादा है तो ये फर्दर डिवाइड होते हैं, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस आर फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल या सिमेट्रिकल अमाइन बोल सकते हो, सिंपल या सिमेट्रिकल अमाइन। और दूसरा है आपके लिए
दूसरा है आपके लिए मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल अमाइन। सर सिंपल क्या होता है, सिंपल या सिमेट्रिकल अमाइन क्या होता है? देखो अल्काइल की मात्रा एक से ज्यादा है, मतलब दो है मान के चलो या तीन है, तो दोनों अल्काइल अगर सेम हो गए या तीनों अल्काइल सेम हो गए, मतलब ऑल अल्काइल ग्रुप अगर सेम हो गए या अराइल ग्रुप सेम हो गए, तो हम बोलेंगे ये लोग क्या है, सिंपल अमाइन है। मतलब कि आप बोलेंगे व्हेन ऑल अल्काइल और अराइल ग्रुप्स, व्हेन ऑल अल्काइल और अराइल ग्रुप्स क्या होंगे बच्चा, अटैच टू नाइट्रोजन आर सेम, जो नाइट्रोजन से अटैच है अगर वो सेम हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज सिंपल या फिर सिमेट्रिकल अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल अमाइन बोलते हैं। और यहां पर देख सकते हैं कि NH से दो बंदे अटैच है, CH3, और ये भी अटैच है CH3 अल्काइल। यहां पर देखो N से अटैच है C6H5, ये भी N से अटैच है C6H5। तो जब दोनों सेम सेम होने लगते हैं तब हम इसको बोलते हैं कि भाई ये सेकेंडरी के अंदर कौन से लोग हैं, सिमेट्रिकल लोग हैं। टर्शरी के लिए भी हो सकता है एग्जाम्पल, बिल्कुल हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये सेकेंडरी के लिए हो, ये टर्शरी के लिए भी अप्लीकेबल है। मतलब जैसे कि आपने ले लिया एग्जाम्पल में कि CH3 N CH3 CH3, इस तरह से देख लो, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो दिख रहा है हमको टर्शरी दिख रहा है, लेकिन टर्शरी में क्या है, सिमेट्रिकल है कि भाई इस N से जो तीनों बंदे अटैच है वो सेम टू सेम अटैच है, वो इस तरह से अटैच है। क्या ये बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, एकदम लेवल पे समझ में आ रही है? तो ये अपने दिमाग में बिठा के चलो। ये एग्जाम्पल नंबर 3 को देख लो आप। कोई डाउट? अब बोलेंगे सर मिक्स्ड अमाइन क्या होता है या अनसिमेट्रिकल अमाइन क्या होता है? तो चाहे सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, ऑल अल्काइल या अराइल ग्रुप जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, एक भी डिफरेंट हुआ तो भी हम इसको अनसिमेट्रिकल कंडीशन में मानेंगे। तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चा, व्हेन ऑल अल्काइल और अराइल, जो अल्काइल है या फिर अराइल है अटैच्ड टू नाइट्रोजन आर डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल अमाइन। इसको मिक्स्ड बोलेंगे या अनसिमेट्रिकल अमाइन बोलेंगे। जैसे N से अटैच है, CH3 अटैच है, बट ये दोनों C2H5 हो गए, या फिर ये C6H5 है, दूसरा C2H5 है, तो कुछ भी अलग अलग हो गया आपके लिए, तो आप बोलेंगे भाई ये अनसिमेट्रिकल अमाइन है। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है? ये हो गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अमाइन। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। देखो नॉमेनक्लेचर में तीन चीजें आती हैं। पहली जो चीज है समझ के रखो, जब मैं नॉमेनक्लेचर की बात करता हूं तो मेरे पास तीन तरह के अमाइन यहां पर हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। मैं सबका पैटर्न समझा देता हूं। देखो जो प्राइमरी अमाइन है ना, RNH2, बेसिक चीज है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, और आयुपैक में जो अल्केन होगा वो अल्केन बताना है, ई रिप्लेस बाय अमाइन विथ रिस्पेक्ट टू नंबरिंग, मतलब नंबरिंग भी आपको करनी होगी। तो अल्केन अमाइन इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, अल्केन प्लस अमाइन, ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी बात जो होती है कि जो सेकेंडरी अमाइन आप लेते हो, जब आप कुछ ऐसा लेते हो, तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान देना कि एक कार्बन जो होगा आपका एज अ ब्रांच होगा, जो छोटा कार्बन है, स्मॉल कार्बन है, वो बन जाएगा बच्चा एन अल्काइल के रूप में, और बड़ा कार्बन जो होगा वो बना देगा आपको अल्केन अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन का पैटर्न कुछ ऐसा होने वाला है, यहां पर और यहां पर आपको अटैचमेंट दिख रहे हैं। फिर एक आएगा बच्चा आपके लिए टर्शरी अमाइन, जो कि कुछ ऐसा रहेगा कि आपके पास एक ही नाइट्रोजन से 3 N अटैच होंगे, तब आप ऐसा बोलेंगे कि कोई दो बंदे ऐसे होंगे जो स्मॉल कार्बन के रूप में देख रहा हूं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अगर अलग अलग होंगे तब आप बोलेंगे सर N अल्काइल, N अल्काइल। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेगा कि कौन सा अल्काइल आप पहले लिखेंगे, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जो नाम होगा वो अल्कना अमाइन आपका रहेगा। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिलती है, ये रिप्लेसमेंट होगा और ये नई चीज आपके लिए मिलेंगी। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई दोनों सेम सेम हो गए, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि दो जो छोटे छोटे बच्चे सेम रहेंगे, बंदे सेम रहेंगे, अल्काइल सेम रहेंगे, उसको हम N, डाई अल्काइल, और बड़े वाले को हम अल्कना अमाइन बना सकते हैं। नंबरिंग वैलिड होता है, इस बात का ध्यान देना, तो नंबरिंग इसमें वैलिड होता है। तो ये मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों का आयुपैक समझा रहा हूं। ठीक है, चलो दिखाता हूं मैं आपको। ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है समय बचाने के लिए, बट टेंशन मत लेना, आपको पूरा समझ में आएगा। प्राइमरी अमाइन से CH3NH2 दिख रहा है, हाँ सर, तो क्या बोलेंगे, मिथाइल अमाइन। कॉमन नेम में सिंपल है, अल्काइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, सेक प्रोपाइल अमाइन, इथिलीन डाई अमाइन, अलाइल अमाइन, फिनाइल अमाइन। तो जो कॉमन नेम वो बेसिक चीज चली आ रही, देखो मिथाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, अलाइल अमाइन, फिनाइल अमाइन। आयुपैक का क्या लॉजिक है, जितने कार्बन होंगे प्राइमरी में उसका अल्केन बनाओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ई रिप्लेस बाय अमाइन। 3 कार्बन प्रोपेन, 1 नंबर पे अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। 3 कार्बन से प्रोपेन, प्रोपेन के 1-2 नंबर पे अमाइन। ये 2 कार्बन से इथेन, इथेन के ऊपर 1,2 पे डाई अमाइन। दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन प्रोपेन, इसके
एन के यहां से नंबरिंग करो, यहां से नंबरिंग करना है मुझे, तो 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो प्रोप के 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, मतलब प्रोप के 2 नंबर पे इन, 1 नंबर पे अमाइन, और ये बेंजीन ई रिप्लेस बाय अमाइन। ये पूरा होल स्टोरी है बच्चा कि आपको अमाइन का नाम कैसे लिख रहे हो। चेक कर लो जरा फटाफट, चेक कर लो बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई मिथाइल अमाइन हो गया, एन प्रोपाइल अमाइन हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, कॉमन नेम आईयूपैक में मिथना अमाइन। देखो प्रोपेन 1 अमाइन, अगर आप देखेंगे तो हाँ सर 3 कार्बन उसके 1 नंबर पे अमाइन है, 1 2 3, ये 1 नंबर है, 1 नंबर पे अमाइन, तो प्रोपेन के 1 नंबर पे अमाइन। यहाँ पे कितने कार्बन है सर? 3 कार्बन है, 3 कार्बन के 1 2 नंबर पे अमाइन, तो प्रोपेन के 2 नंबर पे अमाइन। चीजें क्लियर हो रही है? तो इस तरह से चीजें यहाँ पर चलने वाली है। यहाँ पर 1 2 1 नंबर और 2 नंबर पे, तो 1,2 पे डाई अमाइन, इथेन 1,2 डाई अमाइन, 1 2 3 तो 1 नंबर पे अमाइन, तो फिर यहाँ पर बन जाएगा प्रोप के 2 नंबर पे इन, 1 नंबर पे अमाइन, प्रोप के 2 नंबर पे इन, 1 नंबर पे अमाइन, बेंजीन अमाइन। क्लियर है? कुछ और भी इसके अंदर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे कि हेक्सामिथिलीन डायमाइन। तो बड़े कार्बन की बात करेंगे तो हेक्सेन, इसको तोड़ेंगे तो ये 6 कार्बन दिखाएगा, देखो ऐसे दिखाएगा ये, इसको तोड़ेंगे तो ये ऐसा दिखाएगा, NH2 है, फिर ये 1 2 3 4 5, फिर ये 6, फिर आएगा NH2, ये ऐसा दिखाएगा, जिससे आपको पता चल रहा है कि यार ये टोटल जो कार्बन है आपके पास 1 2 3 4 5 6, और 1 नंबर अगर इसको मान रहा हूं तो फिर ये नंबर कौन सा होगा? 6 नंबर होगा। मतलब ये हेक्सेन के 1,6 पे डायमाइन का लॉजिक दिखाएगा। यहाँ पर देखो टॉलिडीन बोलते हैं इसको, 1 नंबर अगर ये है तो 1 2 3 4 4 नंबर पे मिथाइल आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यार ये टॉलिडीन दिखा रहा, पी टॉलिडीन। ऐसे हम बोल सकते हैं 4 मिथाइल एनिलीन बोल सकते हैं। देखो बेंजीन के साथ में जो NH2 होता है उसको एनिलीन बोला जाता है, तो 4 मिथाइल एनिलीन का लॉजिक भी आपको देखने के लिए मिलेगा। साइक्लोहेक्साइल अमाइन, आईयूपैक में साइक्लोहेक्साना अमाइन, इतने का नाम है बेंजाइल अमाइन। आईयूपैक क्या होगा? आईयूपैक में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 कार्बन, मतलब ये बन गया मिथना अमाइन, इसके रिस्पेक्ट में ये ब्रांच आ गया तो बन जाएगा फिनाइल मिथना अमाइन। आईयूपैक देख लो इसका, फिनाइल मिथना अमाइन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। इतने का नाम है एनिलीन, इसके 4 नंबर पे ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो एनिलीन या पी ब्रोमो एनिलीन, तो इस तरह से बच्चा इसका नाम आ जाएगा। तो ये प्राइमरी अमाइन यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब आते हैं सेकेंडरी अमाइन, RNHR की बात हो रही है। कॉमन नेम में डाइमिथाइल अमाइन या फिर अल्काइल अल्काइल अमाइन का पैटर्न फॉलो होगा, जैसे यहाँ पे डाइमिथाइल अमाइन, यहाँ पे इथाइल मिथाइल अमाइन, यहाँ पे मिथाइल फिनाइल अमाइन, यहाँ पे डाई फिनाइल अमाइन, इस तरह से हमें देखने के लिए मिलेंगे। बराबर है? तो ये सेकेंडरी अमाइन का लॉजिक है। आईयूपैक का पैटर्न वही, कम कार्बन वाले को एन अल्काइल मानेंगे, जैसे यहाँ पर दोनों सेम है तो किसी एक को कम मान लो, तो मैंने मान लिया इसको ब्रांच और ये मेन कार्बन, एन मिथाइल मिथनामाइन। अब यहाँ पर सामने से ये कम कार्बन है तो ये बन जाएगा एन मिथाइल इथनामाइन, ज्यादा कार्बन इथनामाइन। ये सामने से दिख रहा है कि भाई ये कम कार्बन है तो एन मिथाइल, बेंजीन के साथ में एन मतलब एनिलीन, और नीचे वाले में तो बाई डिफॉल्ट आ जाएगा एन फिनाइल एनिलीन, तो एन फिनाइल एनिलीन या फिर एन फिनाइल बेंजन अमाइन, इस तरह से। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कार्बन को ब्रांच लेना है एन अल्काइल, और हायर नंबर ऑफ कार्बन को आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है अल्काना अमाइन लेना है। टर्शरी में भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। ये टर्शरी है बच्चा, जहां पर 3 लोग दिख रहे हैं तो ट्राई मिथाइल अमाइन, 2 सेम है एक अलग है, तो आप बोलेंगे इथाइल डाई मिथाइल अमाइन। कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, समझ में आ रहा है? इसको भी देखेंगे तो कुछ वैसा ही आएगा। देखो अभी इसमें एन यहां पर है, ये आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, जैसा दिख रहा है वैसा आप बोलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसके अंदर आपको आईयूपैक लिखना है तो कोई एक को ज्यादा कार्बन मान लो, ये ज्यादा कार्बन हो गया, बचे में 2 सेम सेम है तो आप बोलेंगे एन कॉमा एन डाइमिथाइल मिथनामाइन। ये ज्यादा कार्बन है, देखो अब दिख रहा है मुझे सामने से, ये ज्यादा कार्बन है, ये दोनों क्या है बच्चा? सेम सेम है, तो एन कॉमा एन डाइमिथाइल इथनामाइन। अब ये ज्यादा कार्बन है बट बचे हुए दोनों अलग अलग हैं, तो इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपनामाइन चलेगा। तो ये पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे टर्शरी वाला बंदा दिखेगा। देख लो जरा फटाफट, देख लो एन कॉमा एन डाइमिथाइल मिथनामाइन। यहाँ पे देखो इस वाले को देखो जरा, क्या बनेगा? एन इथाइल एन मिथाइल, देखो एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन के 2 नंबर पे अमाइन। इस तरह से चीजों को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी? चीजें एकदम क्लियर हो रही है? अच्छा प्रोपेन का यहाँ लिया, सॉरी इस पे तो 1 नंबर आएगा, इस पे 1 नंबर आएगा क्योंकि ये डायरेक्टली C3H6 7 डायरेक्टली आ जाएगा। इसकी बात कर रहा है, देखो ये इसकी बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन हो गया? ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। इसके एक साइड में इथाइल, एक साइड में मिथाइल, और एक 2 नंबर पे अमाइन, 2 नंबर पे अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ये भी सेम चीज है, देखो एन एनिलीन हो गया, उसके 2 नंबर पे एक एन कॉमा एन पे डाइमिथाइल, तो एन कॉमा एन डाइमिथाइल देख लो यहाँ पे एन कॉमा एन डाइमिथाइल बेंजन अमाइन या फिर एन कॉमा एन डाइमिथाइल एनिलीन, इस तरह से टर्शियरी अमाइन हो गया। तो अमाइन का जो नॉमेनक्लेचर है वो इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, मजा आने वाला है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, एक एक चीज को समझते चलिए आप लोग।
टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पहला टाइटल है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, जिसमें हम बोलेंगे बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या होता है सर इसके अंदर कि जब मैं अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं, जब मैं अल्काइल हैलाइड लूंगा और जब इसमें मैं अल्कोहलिक अमोनिया मिलाता हूं, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं अल्कोहलिक अमोनिया मिला रहा हूं, जैसे इसको मैं हीट करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि यहां से एक H, यहां से X बाहर, और इसके साथ जुड़ जाएगा RNH2 जो है कि बाकी आके अटैक करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ये प्राइमरी अमाइन बना दिया। ये क्या बना देगा? प्राइमरी अमाइन बना देगा। ठीक है, एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इसकी जगह पे CH3 ले लिया तो CH3Br प्लस NH3 ले रहा हूं मैं अल्कोहलिक नेचर का, जैसे इसको लेके मैं हीट करूंगा, यहां से एक H, यहां से Br बाहर, और आंसर बन जाएगा CH3NH2, और ये बाहर चला जाएगा HBr जो है कि बाहर चला जाएगा। इसको हम बोलेंगे मिथाइल अमाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल अमाइन बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन? इसका एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है कि भाई आई वाला रिएक्शन ज्यादा करता है, Br वाला थोड़ा कम, Cl वाला सबसे कम करेगा, और इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, मतलब आपने अमोनिया में अल्काइल ग्रुप मिलाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। फिर अब हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में सेकंड प्रिपरेशन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन की। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन में क्या होने वाला है कि भाई जो नाइट्रो अल्केन है इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये H प्रोड्यूस करने के एक रीजन होते हैं कि भाई आपके पास NO2 है और इसमें मुझे H डालना है, तो ये H कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा स्टेनस मतलब SN और HCl से मिलेगा, तो इनके प्रेजेंस में ये H मिलता है, और ये H कितना मिलेगा? तो H और O मिलके H2O बन जाएगा। आप ऐसे देख लो, यहाँ पे H2O मिल गया, अब यहाँ पर O 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, H कितना हो गया मेरे पास? 4 हो गया, और 2H इस N के पास आएगा, तो टोटल H कितना हो गया मेरे पास? 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6, तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। क्या ये बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल जरा देख लीजिए। ये नाइट्रो अल्केन है, जिनको नहीं पता है उनको देख लो, यहाँ पे नाइट्रो अल्केन इसको हम बोलते हैं। अब एग्जांपल जरा देख लो, तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, R की जगह पे मैंने ले लिया CH3, तो CH3NO2 है, यहाँ पर मैंने H ले लिया, कितनी बार H लेंगे? 6 बार, ऊपर वाले से देख के कॉपी कर लो तो भी चलेगा। SNHCl के साथ में यहाँ से H, यहाँ से O, H2O बाहर, आंसर बन जाएगा आपके लिए CH3NH2, और इस प्रोसेस में 2 बार जो है कि पानी बन गया है, आंसर बन जाएगा मिथाइल अमाइन, आंसर बन जाएगा मिथाइल अमाइन। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोमीथेन, यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए नाइट्रोमीथेन। क्या ये चीज एकदम क्लियर हो चुकी है? चलिए एक चीज और ध्यान देना कि भाई इसकी जगह पे SnCl की जगह पे हम FeHCl या फिर ZnHCl भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि हम ये चीजें यहाँ पर ले सकते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं टू प्रोसीड, बोलते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री अमाइन या फिर प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए हम ये कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, कैन बी ऑल्सो यूज्ड इन नाइट्रो अल्केन, चलेगा? तो ये अपने दिमाग में बिठा लेना। फिर नेक्स्ट हम जरा आगे बढ़ते हैं, मेंडियस रिडक्शन फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। क्या होता है सर इसके अंदर? तो बड़ा प्यारा सा इंफॉर्मेशन है, मेंडियस एक नेमिंग रिएक्शन है, अल्काइल साइनाइड से बनने वाला है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ध्यान से देख लो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, अल्काइल साइनाइड बोलते हैं इसको हम लोग। अल्काइल साइनाइड में मैंने H मिला दिया, ये एक एडिशन रिएक्शन जैसा काम करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और इथेनॉल, किसके प्रेजेंस में? सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में। तो सोडियम इथेनॉल के प्रेजेंस में जब अल्काइल साइनाइड के अंदर हम क्या करते हैं बच्चे? रिडक्शन करते हैं, तब इसका जो H है, कितना H यूज होगा सर टोटल? तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 4 H टोटल यूज होने वाला है। यहाँ पे जो H की मात्रा होगी वो 4 होने वाली है, जहां से आप बोल सकते हैं कि 2 H यहाँ पे जाएगा, 2 H यहाँ पे जाएगा, जिसके बाद जो आपका आंसर होगा बच्चा वो बन जाएगा RCH2 फिर NH2, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर मिथाइल साइनाइड लिया हुआ है, मिथाइल साइनाइड जिसको हम एसीटोनाइट्रिल के नाम से भी जानते हैं,
इसका एक और नाम होता है एसीटोनाइट्रिल, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें हमने क्या किया, 4H ले लिया यहाँ पर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल के साथ में। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये H इसके पास चला गया, 2H इसके पास चला गया, तो मेरे पास बड़ा प्यारा सा आंसर बन जाएगा CH3 CH2 और ये बन जाएगा NH2, मतलब इथाइल अमाइन जो है कि हमारा आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है अच्छे से, एकदम पिक्चर क्लियर हो रहा है? यस। और साथ में एक और रिएक्शन दिखा रहा हूँ जो अल्काइल हैलाइड से आपको रिलेट करना है, ठीक है, तो नोट करके मैं लिख के दे देता हूँ आपके लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार RX मैंने लिया है और इसमें मैंने KCN मिला दिया, तो RX में एक ही कार्बन है R वाला, ठीक है, लेकिन जब मैंने KX मिलाया तो यहाँ से KX बाहर चला गया, KCN मिलाया तो KX बाहर चला गया, माइनस KX कर दो और यहाँ पर बन जाएगा RCN। और अब इसके अंदर जो है कि मैं 4H मिला रहा हूँ, क्या मिला रहा हूँ मैं, 4H मिला रहा हूँ। जैसे मैंने ये 4H मिलाया, एंड ऑब्वियस सी बात है सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में, वैसे ही ये इसके साथ अटैक करके आपको बना देंगे प्राइमरी अमाइन, जिसमें कार्बन की मात्रा एक ज्यादा हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक R था, जबकि यहाँ पे R के साथ एक कार्बन बढ़ गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि यार ये स्टेप अप रिएक्शन जैसा काम करेगा। कैसा काम करेगा, स्टेप अप रिएक्शन जैसा काम करेगा। अगर आप इसको स्टार्टिंग के अल्कालाइड से कंपेयर करेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको, स्टेप अप रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई? साथ में सोडियम और इथेनॉल की जगह पे अल्टरनेटिव कंडीशन में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन देने के लिए तत्पर रहता है, रेडी रहता है कि यस मैं रेडी हूं, मैं दे सकता हूं हाइड्रोजन, तो वो भी अपने दिमाग में सेट करके चलना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड, ये हमारा थर्ड वाला खत्म हो गया भाई, जरा चेक कर लो। हाँ, अब आते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड में भी हम सेम चीज बोल रहे हैं कि अगर मैं अमाइड ले रहा हूं, देखो इस तरह से RC डबल बॉन्ड ONH2 ले रहा हूं, इसमें मुझे H मिलाना है। अब इसमें भी H मिलाने के दो कंडीशन हो सकते हैं कि भाई मैं सोडियम इथेनॉल भी ले सकता हूं या फिर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकता हूं, तो दोनों ही वैलिड है। तो यहां से H जाएगा इस O के पास, इसको H2 बना के बाहर निकाल देगा और आंसर बन जाएगा R, फिर यहां पर दो H आएंगे तो RCH2 NH2। इस प्रोसेस में H2O जो है कि हमारा बाहर चला गया, तो यहाँ पर टोटल H हमारे 4 हो गए। तो ये बन गया मेरा अमाइड, ये अमाइड है और वहां पे बन चुका है प्राइमरी अमाइन। तो अमाइड से हमने बना दिया प्राइमरी अमाइन। क्या ये बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो अगर हमने R की जगह पे ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, तो इसको बोलते हैं एसीटा अमाइड। ये जो कंपोनेंट दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एसीटा अमाइड। एसीटा अमाइड में हमने H मिला दिया, जो कि 4 बार ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो ऑब्वियस है सोडियम इथेनॉल भी ले सकते हैं, इसका भी इफेक्ट यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। और लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई भी जो याद आ गया एग्जाम में वो लिख लेना कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो यहाँ से H2 और यहाँ से O, पानी बाहर, और आंसर बन जाएगा CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2। क्या ये बात समझ में आई? ये बन चुका है आपके लिए इथाइल अमाइन। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है बच्चा कहीं पर, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे जरा बढ़ते हैं। गैब्रियल फैथिलियामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। अमाइन का ये एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, बहुत सारे जब एग्जामिनर पेपर बनाते हैं, पेपर सेटर जब पेपर बनाते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रिएक्शन चलता है कि भाई ये अच्छा क्वेश्चन, इसको डाला जाए। तो याद रखना कि गैब्रियल फैथिलियामाइड सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर खास चीज क्या होती है कि इसमें हमें एक कंपोनेंट जो याद होना चाहिए कि भाई फैथिली आयमाइड कैसा दिखता है। ये है फैथिली आयमाइड, ध्यान से देखना, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और फिर दोनों को अटैच कर दिया है NH के साथ, ठीक है, इसका नाम है फैथिली आयमाइड। ये आयमाइड है। इसमें हम क्या पहले मिलाएंगे, तो इसमें हम सबसे पहले मिलाने वाले हैं KOH, ठीक। जैसे हमने KOH मिलाया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से H, यहाँ से OH जो है कि बाहर चला गया, जिसके बाद जो है कि यहाँ से जब पानी बाहर चला जाएगा, अल्कोहलिक KOH मिलाते हैं, तो ये K यहाँ पर आकर इसको सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा? सॉल्ट बनाएगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा कि भाई ये पोटेशियम सॉल्ट बन गया। तो ये बन चुका है C डबल बॉन्ड O, ये भी बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इन दोनों को जोड़ दिया NK,
इसको हम बोलेंगे यार पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैथली अमाइड वाला हिसाब किताब है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैथली आयमाइड, फैथली आयमाइड। और इसमें हमने मिला दिया है RX, अल्काइल हालाइड मिला दिया। जैसे RX मिलाया तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से K और X बाहर चला गया। जैसे KX बाहर जाएगा, यहाँ से KX बाहर चला गया, अब जो चीजें बन रही हैं वो बन जाएगा N अल्काइल फैथली आयमाइड। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि भाई बेंजीन रिंग, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O 2 बार, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड 2 बार, फिर यहाँ और यहाँ से N, और इससे अटैच हो जाएगा बच्चा आपके लिए R। अब क्या करेंगे सर, अब इसमें हम मिला देंगे NaOH। ये जो है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे N अल्काइल, N नंबर पे अल्काइल फैथली आयमाइड। आया समझ में? तो ये अपने दिमाग में बिठा लेना। अब यहाँ पर दिमाग चला लो कि क्या होने वाला है। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि भाई यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे मैं NH मिलाऊंगा वैसे ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो RN और यहाँ से H क्या बाहर चला गया, RNH2 बाहर चला गया। तो एक चीज़ तो बन जाएगी RNH2, लेकिन H कितना है, 2 यूज हुआ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ON ने 2 हो गया, एक इधर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। तो ये बाय प्रोडक्ट एक बड़ा अच्छा सा बाय प्रोडक्ट जो है कि सोडियम फैथलेट जो है बाय प्रोडक्ट आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो कुछ ऐसे चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि C डबल बॉन्ड ONA, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड ONA। ये एक सॉल्ट है जिसको हम सोडियम फैथलेट बोलेंगे, मतलब फैथलिक एसिड का सॉल्ट समझो। तो सोडियम फैथलेट हो गया, और ये बन चुका है हमारे लिए जो हमको चाहिए था, प्राइमरी अमाइन। दिस इज द होल स्टोरी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक बार जरूर आप कमेंट करना, जब आप लेक्चर देखेंगे तो कमेंट करना कि ये सेशन कैसा लगा भाई, आपको ये रिएक्शन कैसा लगा। इसका एग्जांपल लेने जा रहा हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल अमाइन यूजिंग गैब्रियल फैथली अमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, तो आप क्या करेंगे एग्जैक्टली। तो इथाइल अमाइन बोला है, मतलब आप इथाइल ब्रोमाइड लेंगे। चलो दिखाता हूं कैसे लेना है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई ये चीज मुझे रखनी है पहले, स्टार्टिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको फैथली अमाइड लेना पड़ेगा पूरा अच्छे से। तो ये है फैथली आयमाइड, देख लो। इसमें हम मिलाएंगे KOH, जैसे हम KOH मिलाएंगे, ये अल्कोहलिक नेचर का मिलाते हैं, ठीक है। जैसे हम ये मिलाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से H और यहाँ से OH ये बाहर चला गया। जैसे बाहर जाएगा तो भाई पानी बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। एरो पे देखा तो पानी बाहर चला गया। अब जो बच रहा है वो बन जाएगा पोटेशियम सॉल्ट, और जो अल्काइल चेंज करना है वो अब यहाँ से करना होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, ये चीज वैसे के वैसे रहेगी कि भाई पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैथली आयमाइड का ही नाम आएगा, ठीक है। और इसका नाम था फैथली आयमाइड। यस, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आप क्या करेंगे, हमको बोला इथाइल अमाइन मिलाने के लिए, तो हम ले लेंगे बच्चा इथाइल ब्रोमाइड। इस तरह से इसको हम रिएक्ट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से KBr जो है कि हमारा बाहर चला गया। तो यहाँ से KBr बाहर जब जाएगा तो हमारे पास जो आंसर बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। आंसर बन जाएगा यहाँ पर N इथाइल फैथली अमाइड। देखो किस तरह से बनेगा। तो ये बेंजीन रिंग वाला पार्ट वैसे का वैसे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से N, और आगे जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा C2H5, जिसको हम बोलेंगे N इथाइल फैथली आयमाइड, N इथाइल फैथली आयमाइड, इस तरह से। और उसके बाद बच्चा फिर यहाँ पर हम NaOH ले लेंगे। तो जैसे हम NaOH लेंगे वैसे ही आप देखेंगे एक्वस NaOH लेने के बाद यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और आंसर बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा C2H5 NH2, जिसको हम बोलते हैं कि यार ये इथाइल अमाइन है। ये क्या है मेरे पास इस समय, ये इथाइल अमाइन का काम कर रहा है। और जो बाहर जाएगा वो बन जाएगा सोडियम फैथलेट, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हो जाएगा हमारे लिए सोडियम फैथलेट। ये है C डबल बॉन्ड O, ये भी है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ONA आ जाएगा, यहाँ पर भी ONA आ जाएगा। बाय प्रोडक्ट नाम याद होना चाहिए, क्लियर है। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं इस तरह से। तो ये जो क्वेश्चन था अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। चलिए अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थियरी देख लो कि भाई अराइल अमाइन इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अराइल अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल फैथली अमाइड रिएक्शन।
तो गैब्रियल से हम ये नहीं कर सकते, रीजन क्योंकि भाई अराइल हालाइड डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अराइल जो होते हैं बच्चा हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। और दूसरी बात, हम बार बार अल्काइल भी नहीं मिला सकते, तो ओवर अल्काइलेशन इज अवॉइडेड इन दिस रिएक्शन। बार बार हम इसमें अल्काइल भी नहीं मिला सकते, एक ही बार आपने देखा होगा अल्काइल हम यूज करते हैं। अब आने वाला है आपके लिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या फिर हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, जो कि अमाइड से अमाइन बनाने का सफर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। मजा आने वाला रिएक्शन में। थियरी लिखा हुआ है, बट थियरी से पहले आपको रिएक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक थियरी समझना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एक टर्म यूज किया है हाइपोब्रोमाइड, क्या होता है इसका मतलब जरा समझते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि यार मेरे पास अमाइड है RC≡ONH2 और हमें बोला है हाइपो Br2 और KOH ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये है हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन में KOH मिलाना है या फिर NOH मिलाना है, चलेगा। ये चीज समझ में आई। हाइपोब्रोमाइड क्यों बोला है, क्योंकि इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं KOBr। इस तरह से रिएक्शन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, जिसको हम हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं। तो इन दोनों के मिक्सचर से वो चीज तैयार होती है, इसलिए हाइपोब्रोमाइड नाम यूज किया हुआ है। ये डिग्रेडेशन मतलब ये C डबल बॉन्ड यहां से गायब हो जाएगा डायरेक्ट, और किससे रिएक्ट करेगा बच्चा, इस K से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, K से, और क्या बनाएगा RNH2 बना दिया, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। अब ये बाहर चला गया तो RNH2 बचा। अब दूसरा बन जाएगा K2CO3, क्योंकि ये CO जो है बच्चा इस K के साथ में K2CO3 के रूप में आता है, मतलब CO3 2 माइनस के रूप में, K1 प्लस के रूप में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो K2CO3 हो गया। फिर उसके बाद ये K और ये Br पास में आएंगे, जो कि KBr बना देंगे। Br यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, K2 हो गया, यहाँ पर भी K2 हो गया, K2 2 4 हो गया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से मल्टीप्लाई करो तो OH मेरा 4 हो गया, पानी बाहर जाएगा। पानी बाहर जाएगा तो बट उसमें ये ध्यान देना कि जो H है वो कितना है, 4H है। 4H यहाँ पे है। अब 4H कैसे करेंगे हम लोग जरा चेक करो। तो इसको 4H करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। O कितना हो गया, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 4O और 1O 5। मतलब इस तरह से ये पूरा कंसेप्ट चलने वाला है। दिस इज द होल आइडिया। आप इसका थियरी पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा एकदम कि भाई व्हेन अमाइड इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स प्राइमरी अमाइन, एंड इन दिस रिएक्शन कार्बन एटम जो होगा बच्चा डिक्रीज होता है फाइनल प्रोडक्ट में। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पर एक ही कार्बन मिलेगा, और इसलिए इसको स्टेप डाउन रिएक्शन बोलते हैं। अगर कार्बन का नंबर बढ़ता है तो स्टेप अप बोलते हैं, और कार्बन का नंबर कम हो रहा है तो स्टेप डाउन। साथ में इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। एक एग्जांपल देखो, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं, मैं एरोमेटिक रिंग वाला ले रहा हूं, थोड़ा सा खतरनाक अंदाज में, यस थोड़ा सा फील आना चाहिए। तो मैंने ले लिया भाई बेंजामाइड, देख लो जरा, बेंजीन, उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O, फिर मैंने ले लिया है NH2, इसमें हमने मिला दिया है Br2 प्लस KOH। जैसे मैंने इतना सब लिया, इसको आगे रिएक्ट कराया, यहाँ से C डबल बॉन्ड O K के पास जाएगा, K2CO3 बाहर जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन के ऊपर NH2। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये है NH2, चलेगा। यहाँ से K, यहाँ से देखो जरा, ये तो बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया, C डबल बॉन्ड O K के पास जाएगा, तो आंसर बन जाएगा K प्लस है, CO3 माइनस होता है K2CO3, और साथ में KBr बाहर जाएंगे, जहां पर Br 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो। अब उस चक्कर में जो KOH का K दिख रहा है वो 4 हो गया टोटल अमाउंट में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत। H2O मेरा यहाँ पर बाहर जाएगा 2 बार, क्योंकि H मेरे पास 4 हो चुका है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द होल स्टोरी। और ये एनिलीन हमारा जो है कि एज अ फाइनल आंसर बन जाएगा। और यहाँ पर हम बोलेंगे बेंजा अमाइड जो है कि हमारा बच्चा रिएक्टेंट हो जाएगा, इसको बोलेंगे बेंजा अमाइड। कोई दिक्कत है किसी को, कहीं पर भी चीजें एकदम स्मूथ चल रही है, चीजें समझ में आ रही है, कमेंट कीजिए कुछ भी डाउट रहेगा तो। और इस तरह से बच्चा हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन है, एक बेहतरीन कंसेप्ट कह सकता हूं कि वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन ने यहाँ पर क्या क्या पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। अब आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत बेसिक चीज है, इसमें ज्यादा बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब आप देखेंगे सर जो अमोनिया होता है 3 H होते हैं, अमाइन में 2 H है, सेकेंडरी अमाइन में आपको 1 H होता है, टर्शियरी अमाइन में कोई भी H नहीं होता है। मतलब जिसमें जितना ज्यादा H उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रहेंगे। तो आप देखेंगे कि सर NH बॉन्ड के अंदर अमाइन जो होता है वो पोलार नेचर का होता है, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बराबर। नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन जो होता है बच्चा आपका 2.1 है। एंड ड्यू टू दिस द पोलार नेचर ऑफ NH जो होता है बच्चा, वो आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी में आपको क्या होता है बच्चा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखने के लिए मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। टर्शियरी में बहुत कम मिलता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज
ग्रेटर एक्सटेंट में मिलता है प्राइमरी देन सेकेंडरी। प्राइमरी में बहुत ज्यादा मिलेगा, सेकेंडरी में कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन होते हैं, आपने देखा भी होगा 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं जो नाइट्रोजन से अटैच होते हैं, बराबर। सेकेंडरी में एक ही हाइड्रोजन होता है। लेकिन टर्शरी में क्या है? तो 10 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन प्राइमरी एंड वीकेस्ट बहुत कम होता है टर्शरी में, क्योंकि उसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट निकल के आता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो सीधी सी बात है कि प्राइमरी का अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सेकेंडरी का कम होगा, टर्शरी का और कम होगा। और अगर आप जनरली चेक करेंगे तो अल्केन का कम होता है, अमाइन का थोड़ा ज्यादा, अल्कोहल का ज्यादा और कार्बोक्सिल का सबसे ज्यादा होता है। अगर सेम लेंगे आइसोमेरिक के लिए तो स्ट्रेट चेन का ज्यादा होगा बच्चा, ब्रांच का कम होता है। तो आप जैसे ये स्ट्रेट चेन इसका ज्यादा रहेगा, इसका थोड़ा कम और इसका सबसे कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का कुछ इस तरह से ऑर्डर आता है। फिजिकल स्टेट तो बेसिक जो लोअर अमाइन होते हैं बच्चा वो फिशी ऑर्डर के होते हैं, दे आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। लोअर अमाइन जो होते हैं, छोटे अमाइन जो होते हैं वो मच्छी के स्मेल का आते हैं। मिडल अमाइन जो होंगे बच्चा वो लिक्विड होंगे, और हायर वाले वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, जनरली थोड़े से सॉलिड रहेंगे अंडर ऑर्डिनरी का टेम्परेचर या कंडीशन। एनिलीन और अदर अमाइन जो होते हैं बच्चा वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो एनिलीन हो गया या अदर अराइल अमाइन हो गया, दे आर यूजुअली कलरलेस, लिक्विड के रूप में होते हैं। लेकिन जब ये कलर्ड हो जाएंगे तो समझ लेना कि इनका क्या हो गया बच्चा, इनका ऑक्सीडेशन हो गया, दे आर इजीली ऑक्सीडाइज बाय एयर। तो अगर ये कलरफुल दिख गया आपको, कोई अमाइन है जो कलरफुल दिख रहा है, अराइल अमाइन है जो कलरफुल दिख रहा है, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया है। तो ये चीज अपने दिमाग में सेट करके चलना। सॉलिबिलिटी, ऑफ कोर्स इनके पास H की बॉन्डिंग होती है, तो ये लोग पानी में क्या होंगे बच्चा, अच्छे खासे डिजॉल्व होते हैं। तो जो लोअर अमाइन होंगे दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, और इसीलिए क्या होंगे, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये चीज देखने के लिए मिलती है, अल्कोहल सबसे ज्यादा डिजॉल्व होता है, फिर अमाइन आएगा, और अल्केन सबसे कम पानी में डिजॉल्व होता है। एरोमेटिक अमाइन और जो हायर एलिफेटिक अमाइन है दे आर काइंड ऑफ इनसॉल्युबल होते हैं। तो एरोमेटिक भी काफी ज्यादा बड़ा अमाइन माना जाता है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो भाई इनसॉल्युबल हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइन, थोड़ा सा बेसिक थियरी है, बेसिसिटी ऑफ अमाइन के बारे में जानना है, कुछ लैबोरेटरी टेस्ट के बारे में जानना है, और फिर इसके केमिकल रिएक्शन की तरफ हम क्या करेंगे बच्चा, आगे बढ़ने वाले हैं। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन की जरा हम बात करेंगे। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन में अमाइंस जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों? बिकॉज उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपने भी देखा होगा कि दे कंटेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अमाइन ने एन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं विच इज डोनेटेड बाय नाइट्रोजन टू अदर सब्सटेंस। कई बार आपने देखा जैसे कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर है, इसने BF3 को दिया, BF3 को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो उसने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो डोनेट करता है उसके हिसाब से हम क्या बोलते हैं बच्चा, देयरफॉर इट बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। और इलेक्ट्रॉन डोनर को लेविस के हिसाब से बेस माना जाता है, तो उसको लेविस बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेविस बेस। एक और थियरी है कि अमाइन रिएक्टेड विद वाटर मॉलिक्यूल, अगर पानी से रिएक्ट कर रहा है अमाइन तो वो कॉन्जुगेट बच्चा एसिड बना रहा है। क्या बना रहा है? जैसे इसके पानी से रिएक्ट किया, H ने अपना H जो पानी है उसने H अपना इसको दे दिया, ये बन जाएगा अमोनियम। इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है मतलब ये खुद पहले बेस रहा होगा। इसका मतलब कि अमाइन इज एक्सेप्टेड अ प्रोटॉन टू फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड, देयरफॉर अमाइन बिहेव एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं बच्चा वो अच्छे खासे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्राउनस्टेड-लॉरी ने भी ये चीज बताई थी, जो H+ एक्सेप्ट करेंगे उनको हम बेस मानेंगे, जो H+ रिलीज करेंगे उनको हम एसिड मानेंगे, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइन, तो बिल्कुल भी अमाइन की बेसिसिटी बच्चा यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है। एनिलीन जो होता है वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है बाय रेजोनेंस इफेक्ट, इसीलिए अराइल अमाइन जो होते हैं दे आर वीकर बेस देन एलिफेटिक अमाइन, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन बच्चा नीचे जाके घूमते रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नीचे चला गया, बेंजीन के अंदर नीचे चला गया, तो वो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, इसलिए बेसिसिटी बहुत कम होती है। तो अराइल अमाइन आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइन, ये अपने दिमाग में बिठा लेना। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ बेसिक लैबोरेटरी टेस्ट हैं जो आपको जस्ट मालूम होने चाहिए। जैसे टेस्ट फॉर अमाइंस एज अ बेस, अमाइन बेस है ये टेस्ट करना है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन को अगर आप रिएक्ट करते हो HCl के साथ में, देखो यहाँ पर, तो आपको अमोनियम एंड क्लोराइड आयन बन जाएगा। देखो इस तरह से अमोनियम और क्लोराइड आयन, और जो चीज मिली है आपको अमोनियम क्लोराइड आयन, उसको अगर मैं दोबारा बेस के साथ मिलाऊं तो मुझे वो अमाइन वापस से रीस्टोर हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करूं तो इट रीजनरेट्स अमाइन एंड दिस कंफर्म्स द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। इससे हमको अमाइंस की बेसिसिटी का अंदाजा लग रहा है कि हाँ भाई अमाइन बेसिसिटी दिखा रहा है, ये चीज हमको पता चल रही है। क्लियर है? तो ये दिमाग में सेट कर लो। फिर दूसरा है डाइजोटाइजेशन, जहां पर ऑरेंज डाई टेस्ट बोलते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक हम केमिकल लेते हैं, 1 से 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं, उसको सोडियम नाइट्राइड के साथ में हम रिएक्ट करते हैं। तो व्हेन एरोमेटिक अमाइन, मतलब एक मैंने कंटेनर ले लिया, समझो इस कंटेनर में मैंने 1 से 2 ml क्या लिया बच्चा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया है, प्लस मैंने क्या किया, सोडियम नाइट्राइड, इस तरह से देख सकते हैं सोडियम नाइट्राइड ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने और क्या डाल दिया,
NaNO2 डाल इनका मिक्सचर बना दिया वाइल कूलिंग एंड द एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस इज देन पास्ड विद बीटा नेफ्थॉल। इसको मैंने पास कर दिया बीटा नेफ्थॉल के अंदर, ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया बच्चा बीटा नेफ्थॉल के अंदर, ठीक है। और यहां से मैं पास क्या कर रहा हूं बोलो, एक इसको मिक्स कर रहा हूं इसके अंदर अमाइन मिक्स कर रहा हूं। तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि यार ये ऑरेंज डाई फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, एक ऑरेंज डाई फॉर्म होता है विच कंफर्म्स दैट कि अमाइन प्रेजेंट इन दिस एरोमेटिक, ये एरोमेटिक अमाइन है, ये चीज कंफर्म हो रही है। तो ऐसा कब होगा, जब एरोमेटिक अमाइन को हम ट्रीट करेंगे इन सब के साथ में, तब हमें ये चीज देखने के लिए मिलती है। तो ये था लैबोरेटरी टेस्ट जो आपको मालूम होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रॉपर केमिकल रिएक्शन की। तैयार हो जाइए, इसका केमिकल रिएक्शन बहुत जानदार, बहुत शानदार होने वाला है, मजा आएगा एकदम। तो पहला है एसाइलेशन ऑफ अमाइंस, जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है अल्काइल ग्रुप मिलाना है अमाइन के अंदर, तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन मतलब बार बार मिलाना है, एक दो बार नहीं, बार बार मिलाना है। तो अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है और उसमें लिखा है एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, मतलब आपको RX एक बार नहीं बार बार मिलाना है। तो यहां पर एक H बाहर, आंसर बन जाएगा R2NH। पहले स्टेप में क्या बाहर चला गया सर, HX बाहर चला गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे सर, R2 जो NH है इसमें दोबारा से मैं RX मिलाऊंगा और ये बन जाएगा R3N, वापस इसमें से HX बाहर। तीसरे स्टेप में अब कोई H तो नहीं है इसके पास, फिर भी मैं RX मिलाऊंगा तो ये आपस में चिपक जाएगा और ये बन जाएगा R4N प्लस और X माइनस। बोलो समझ में आ रहा है, ये ऐसी चीजें बन जाएंगी। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि व्हेन प्राइमरी अमाइन इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, देखो ये एक्सेस क्यों बोला, क्योंकि 1 2 3 बार मैंने मिलाया इसलिए एक्सेस वर्ड यूज किया। तो जब मैं प्राइमरी अमाइन इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तब बोलेंगे इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ अ सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, और क्या देगा, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड देगा, जो कि ये है टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। बोलो समझ में आ रहा है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। क्लियर है बच्चा। इसके बेस पे एग्जांपल ले ले हम लोग, HI का बढ़िया एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलता है, तो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं समझाने के लिए। चलो देख ले, जैसे कि यहाँ पर ले लिया मैंने CH3NH2 और यहाँ पर मैंने मिला दिया है ICH3, बाहर क्या चला जाएगा, HI बाहर चला जाएगा, ये भाई साहब बन जाएंगे CH3 ट्वाइस NH, फिर मैंने मिला दिया CH3I, तो क्या बाहर चला जाएगा, HI जो है कि हमारा बाहर चला जाएगा, फिर क्या बन जाएगा CH3 थ्राइस N बन जाएगा, फिर इसमें हमने मिला दिया ICH3, तब क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा हमारे लिए, जरा देख लो, तब ये हमारे लिए बन जाएगा CH3 की जगह पे बन जाएगा CH3 कितनी बार, 4 बार, ये N आ गया प्लस I आ गया माइनस, मतलब इसका नाम हो जाएगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। ये चीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। कहाँ से शुरू किया था आपने स्टोरी, मिथाइल अमाइन से, और कहाँ तक पहुंच गए भाई, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड, मतलब पूरा H यहाँ से गायब हो जाता। तो ये पूरा होल स्टोरी जब आप एक्सेस ऑफ मिथाइल लेते हो, और इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, नीचे वाले वो जनरल पार्ट में बोल सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। और इसीलिए एक क्वेश्चन निकलता है आपके लिए एक मार्क का कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का जरा देखो यहाँ पे डेफिनेशन, बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट रियल में अगर मैं आपसे बोलूं तो ये अमोनियम सॉल्ट से निकला हुआ चीज है। देखो इस तरह से अमोनियम सॉल्ट में अगर मैं H को हटा दूं और उसकी जगह पे अल्काइल या अराइल जैसा कुछ लेकर आ जाऊं, मतलब ये R4 लेकर आ गया, देखो इस H की जगह पे N मेरा वैसे का वैसे ही है प्लस के रूप में, X मेरा वैसे का वैसे ही माइनस के रूप में, तो ये बन गया है अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ये है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बट ये कैसे बना सर, ये जनरल अमोनियम सॉल्ट से बना। तो यही आपको डेफिनेशन में बोलना है कि डेरिवेटिव ऑफ, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव मतलब वहां से निकला हुआ है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट। ये अमोनियम सॉल्ट से निकला है जहां पर ऑल 4 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, सेम या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आपने रिप्लेस कर दिया है,
इसी को बोलते हैं टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड विच इज ऑल्सो नोन एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। चीजें क्लियर हो रही है एकदम, तो ये अपने दिमाग में बिठा के रखना। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में एक स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर आप कोई टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड जैसा कुछ ले रहे हो, उसमें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मिला रहे हो, मतलब AgOH मिला रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो आपको हाइड्रोक्साइड पैटर्न मिलता है और आगे हीट करने पे अल्कीन बन जाता है। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा, मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा पीछे दिखाऊंगा, डायरेक्ट आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो कि यहाँ पर हम लेने वाले हैं डायरेक्टली एग्जांपल की बात होगी भाई CH3 CH2 CH2N, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH3, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा CH2 CH3, यहाँ पर भी है CH2 CH3, दिख रहा है यस और नो? तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे सर, तो ये जो है ना बच्चा पूरा का पूरा जो है मेरा प्लस के रूप में दिख रहा है, ये इस तरह से n के ऊपर प्लस हो गया और यहाँ पर बन जाएगा I माइनस, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अगर नाम लिखने की बात करेंगे तो भाई ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि N, N, 1 2 3 ट्राई इथाइल, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा N, ट्राई इथाइल, फिर प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड, ये ऐसा नाम आएगा। और इसमें किसको मिलाने की बात हो रही है? AgOH को मिलाने की बात हो रही है। AgOH मिलाना है कहाँ से? AgOH को मिलाना है, देखो इस तरह से थोड़ा सा AgOH मिलाना है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, AgOH इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इसको लेके मैंने हीट कर दिया। जैसे मैंने इसको हीट किया तो मैं कुछ देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ सर? यहाँ से AgI जो है ना हमारा बाहर चला गया, बढ़िया लेवल पे एकदम। तो ये हमने बोला कि भाई ये बाहर चला गया, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई मैं माइनस AgI है। अब जो चीज बन रही है वो देख लेते हैं क्या बन रही है। तो अब बन रही है मेरे पास CH3 CH2 फिर N से अटैच हो गया है CH2 CH3, ध्यान से देखते चलो, फिर यहाँ पर भी CH2 CH3, फिर यहाँ पर भी CH2 CH3, ये चीज हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आ जाएगा OH। अब इसको बच्चा मैं स्ट्रांगली हीट कर देता हूँ, जैसे हीट किया वैसे ही यहाँ से सेटजेफ का अपोजिट होता है, जो जिसके पास कम अल्काइल ग्रुप होंगे वो बन जाएगा, तो यहाँ से बच्चा इथिन बन जाता है। बाकी जो चीजें दिख रही हैं वैसे का वैसे बाहर निकल जाएंगी, मतलब बाकी चीज क्या बन गई? CH3 CH2 CH2N, ये CH2 CH3, यहाँ पर भी आ गया CH2 CH3, इस प्रोसेस में पानी बाहर चला गया। ये आपका होल स्टोरी हो गया बच्चा, ये इथिन बनता है। दिस इज परफेक्ट हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये बढ़िया एग्जांपल आपके दिमाग में सेट कर लो एकदम, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया एग्जांपल, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एसाइलेशन ऑफ अमाइन, सर ये क्या होता है? एसाइलेशन ऑफ अमाइन का मतलब क्या है? एसाइल ग्रुप मिलाना है। अब अलग अलग चीजें होती है जिसकी मदद से मिलाते हो, जैसे बाय यूजिंग एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड बोला है बच्चा, मतलब कि सर ये है RC डबल बॉन्ड OCl, इसमें हमें प्राइमरी अमाइन मिलाना है, RNH2 मिलाना है। अपना दिमाग चलाओ कि यहां से एक H, यहां से एक Cl, बाहर जाएगा तो पायरिडीन कंडीशन लेना है, बिकॉज पायरिडीन इज अ गुड बेस। तो इसके प्रेजेंस में बच्चा हम ये देख पाएंगे कि RC डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन जब यहां से एक H चला गया, सोचो ये एक H चला गया, क्योंकि एक H और एक Cl बाहर चला गया, तो बचा क्या? RNH बचेगा, तो ये NH उल्टा होकर इसके ऊपर अटैक कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर आ जाएगा NHR, बिल्कुल सही, ये ऐसा आंसर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अमाइड। तो ये एसाइलेशन में बच्चा क्या बनता है? अमाइड बनता है। क्या बनता है? अमाइड बनता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एसाइल क्लोराइड बोलेंगे, जनरल नाम हो जाएगा इसका एसाइल क्लोराइड, और इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। क्लियर है? चलो एग्जांपल जरा देखते हैं, जरा और क्लियरिटी मिल जाए हमको। तो एग्जांपल 1 ले लेते हैं। R की जगह पे मैंने ले लिया CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसमें हम मिला देंगे C2H5 NH2, समझो मैंने ले लिया। तब कैसे करेंगे? पायरिडीन के प्रेजेंस में इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देख पाएंगे कि भाई यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, और आंसर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONH C2H5। अब इसका जो नाम होगा बच्चा थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। यहां पर हम बोलेंगे कि भाई ये N से इथाइल अटैच है, तो नाम आ जाएगा N इथाइल, और 2 कार्बन से बन जाएगा एसिटा अमाइड। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। समझ में आ रहा है सबको? और इसका जो नाम हो जाएगा बच्चा CH3 की वजह से इसका नाम आएगा एसिटाइल क्लोराइड।
ये है इथाइल अमाइन। तो ये हमारा प्राइमरी अमाइन हुआ इसके साथ में। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन इसके अंदर देखूं, क्योंकि सेकेंडरी भी तो अप्लीकेबल होगा, ये जो मैंने बनाया वो क्या बनाया, प्राइमरी अमाइन बनाया, ये मैंने प्राइमरी अमाइन आपको दिखाया, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं सेकेंडरी अमाइन के, भाई सेकेंडरी अमाइन भी तो इसमें रिएक्शन करेगा, वो भी तो वैलिड है, टर्शरी नहीं करता है बट सेकेंडरी तो करेगा। तो सेकेंडरी कैसे करेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। अब सेकेंडरी अमाइन की बारी है, तो R2NH है बच्चा, इसमें भी H अवेलेबल है, H अवेलेबल है, तो इसमें भी सारी चीजें सेम होने वाली। पायरिडीन के प्रेजेंस में यहां से H, यहां से Cl बाहर, आंसर बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O N, और N से 2 R अटैच हो जाएगा। लिखने के लिए हम लिख देंगे कि भाई ये अमाइड है। क्या है बच्चा, ये अमाइड है। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल, या हम बोल सकते हैं एसाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। ये हमारा बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। क्लियर है एकदम, ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस इसमें मिला दिया मैंने कि भाई मुझे C2H5 2 बार लेना है, ठीक है। NH के साथ में कंडीशन पे ले लिया मैंने पायरिडीन। अब यहां से H, यहां से Cl बाहर, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा कि भाई CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर आ जाएगा बच्चा N, और N से जुड़ जाएगा C2H5, C2H5 कितनी बार सर, 2 बार, यहां से H से बाहर, तो नाम क्या बन जाएगा, N, डाई इथाइल, समझो चीजों को, ठीक है। और 2 कार्बन से बन जाएगा एसिटामाइड। दिस इज द होल स्टोरी। इसको हम बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड। ये है मेरे पास एसिटाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे डाई इथाइल अमाइन। ये हो जाएगा डाई इथाइल अमाइन। चीजें क्लियर हो गई एकदम, स्मूथ चीजें समझ में आ रही है। सेकेंडरी अमाइन कैसे काम करेगा, वैसे ही बाय यूजिंग एसिड एंड हाइड्राइड भी है सेम एसाइलेशन के अंदर, बट पैटर्न सेम हो गया। तो इसमें मैं एग्जांपल नहीं कराऊंगा, एग्जांपल सेम आने वाला है, तो आप जनरल पार्ट से समझ लो। जैसे मैंने ले लिया प्राइमरी अमाइन, कैसे करेंगे, तो सर ये है RNH2, इसमें मुझे लेना है एसिड एनहाइड्राइड, तो R C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड OR। देखो ऐसा हो गया। अब अपना दिमाग चला लो कि सर यहां से एक H टूटेगा और वो इस O के पास जाएगा। देखो इस तरह से दिमाग चला बच्चा, या ऐसे कर दो इसको तो भी चलेगा। क्या समझ में आ रहा है, RNH2 में से एक H गया इस O के पास, तो ये पूरा टूट के निकल गया, RCOOH पूरा टूट के निकल गया। तो बचा क्या, R बचा, ध्यान से देखो, R बचा, C डबल बॉन्ड O बचा, और यहां पर RNH2 था तो एक H चला गया, तो NHR बचा। एग्जाम्पल क्यों नहीं करा रहे हो सर, एग्जाम्पल इसलिए नहीं करा रहा हूं, अभी आप खुद बोलेंगे कि सर हमको समझ में आ गया, क्योंकि बच्चा जब R की जगह पे आप CH3 C2H5 लोगे तो ये चीज और ये चीज आप बोलेंगे सर सेम टू सेम आ रहा है। देखो R C डबल बॉन्ड NHR, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इसलिए एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज हो गई ना भाई, प्राइमरी अमाइन। फिर वही चीज आप यहाँ पे देख लो सेकेंडरी अमाइन के लिए, ये हो जाएगा हमारे लिए सेकेंडरी अमाइन। कैसे करेंगे, R2NH किससे मिला रहा हूं मैं, R C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। जैसा एग्जांपल देंगे वैसा आप लिख सकते हो कि भाई आपको जैसा बोलेंगे। तो यहां से एक H गया इस O के पास, तो समझो ये पूरा टूट गया बॉन्ड, ये आप एसिड बन जाएगा, और यहां पर जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O, N से 2 R अटैच है, और आंसर बन जाएगा R C डबल बॉन्ड OH। तो इसको हम बोलेंगे ये भी अमाइड बन गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेंगे तो N, डाई अल्काइल, इस तरह से नाम आएंगे। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है एकदम, चीजें क्लियर हो रही हैं। सर टर्शरी क्यों नहीं बनता है, टर्शरी का रीजन देख लो यहाँ पे, टर्शरी क्यों नहीं बनता है। ये है मेरे पास सेकेंडरी अमाइन, ये है एसिड एनहाइड्राइड। टर्शरी के आर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 R होता है, लेकिन H कोई नहीं है। तो टर्शरी अमाइन डू नॉट गिव एसाइलेशन बिकॉज इट डज नॉट हैव हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन। भाई ये हाइड्रोजन ही नहीं इसके पास, तो कहां से रिएक्शन करेगा। तो ये रीजन होता है कि भाई ये एसाइलेशन नहीं दिखाता है। क्लियर है, चलिए कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट अपने आप में आइसोसाइनाइड टेस्ट या हॉफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये केवल प्राइमरी अमाइन बनाता है। RNH2 और क्या मिलाएंगे सर,
तो रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनको हम मिलाते हैं। तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यार जब प्राइमरी अमाइन के अंदर मैं क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला रहा हूं, तो बच्चा ये जो सी है ना डायरेक्ट एन से जाके अटैक करता है, पहली बात, क्योंकि इसका एक मैकेनिज्म है कि भाई के और Cl बाहर निकल जाते हैं, HOH पानी बाहर निकलता है, C जो अकेला बचता है Cl2 के साथ में, तो ऐसे केसेस में C का नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन जो होता है वो एक ऐसा रिएजेंट होता है कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो किसके पास जाता है बच्चा, N के पास जाता है, क्योंकि N के पास क्या होता है, N के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, सबको पता होगा। तो N इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये C इसके पास पहुंच जाता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, इसलिए जो आंसर बनता है ना वो R के पास N अटैच है और इस N से C अटैच हो जाता है, इसको जिसको हम बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चा, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये कंसेप्ट भी याद होना चाहिए। अब यहां से क्या बन गया बोलो, यहां से क्या बनेगा, K और Cl बाहर, K 3 बार बाहर क्योंकि Cl 3 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। अब बोलेंगे सर H2O बाहर, H2O में O कितना हो गया, देखो यहाँ पे 3 हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, H मेरा 6 हो गया, 3 6H 3H 4H 5 और 6, तो ये आंसर बन गया। देखो एग्जाम्पल देखो जरा, ये प्राइमरी अमाइन कोई भी प्राइमरी अमाइन बनाएगा, जैसे कि मैंने ले लिया इथाइल अमाइन, यहां पर मैंने ले लिया इथाइल अमाइन, तो क्या मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म, फिर क्या मिलाएंगे, KOH सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जनरली जैसे इनको रिएक्ट किया तो भाई ये C जाके अटैक करेगा, तो बन जाएगा CH3NC, फिर ये K और Cl KCl, लेकिन Cl 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, K 3 हो गया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां से आप बोल सकते हैं H और OH पानी बन जाएगा। O कितना है 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज द होल स्टोरी। नाम आ जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये थोड़ा सा फाउल स्मेलिंग होती है, कैसा होता है बच्चा, बदबूदार स्मेल वाला ये प्रोडक्ट होता है, इसको बोलते हैं फाउल स्मेलिंग। अगर लिखा हुआ तो अच्छी बात है आपके थियरी में, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पोटेशियम इट गिव्स अ फॉल स्मेलिंग कंपाउंड, ये फॉल स्मेलिंग कंपाउंड देता है, इसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन कार्बाइलामाइन टेस्ट। चलेगा, तो ये बढ़िया एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में फिनॉल का कंसेप्ट है इसके अंदर, कि भाई आप अमाइन ले रहे हो, अगर अल्काइल के रूप में अमाइन ले रहे हो तो नाइट्रस एसिड का इंपॉर्टेंस यहां पर यह है कि कंपाउंड को ये अनस्टेबल रखता है, जिसकी वजह से हमें आगे रिएक्शन करने पड़ेंगे। तो ये चीज कहां से मिलती है, ये मिलती है NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर से। तो सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl लेते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे 273 टू 278 केल्विन। तो जब हम प्राइमरी अमाइन में नाइट्रस एसिड लेकर HCl मिलाते हैं तो यहां से Rn और ये N और Cl मिलके RN2Cl बन जाता है बच्चा, और इस प्रोसेस में नो डाउट पानी बाहर जाएगा। पानी में जो O है ना उसमें 2 दिख रहा है मुझे, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, H मेरा 4 हो गया, देखो 1H 2H 3 और 4H, इसको बोलते हैं अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। अल्काइल के रूप में डाइजोनियम जो होता है ना बच्चा वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम यहीं पे रोक नहीं सकते हैं, तो इसको नीचे ले लो। अगर ये बेंजीन होता तो हम यहीं पे रोक देते हैं, तो वो इस तरह से करना है, और इसके अंदर फिर हम पानी मिला देंगे H प्लस के प्रेजेंस में, तो हम ये देख पाते हैं कि यार यहाँ से ROH बन जाएगा, यहाँ से HCl बाहर N2 बाहर, तो ये HCl बाहर हो गया, ये N2 गैस बन के उड़ गया, तो आंसर बन जाता है अल्कोहल। एंड दिस इज द होल आइडिया। कोई दिक्कत है बच्चा, चेक करो जरा, एग्जाम्पल आप ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यस एग्जाम्पल ले लो, हम लोग एक एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ मैं। जनरल पार्ट में मैं बेंजीन नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, बेंजीन का हम आगे सीखेंगे डाइजोनियम क्लोराइड के लिए, अभी फिलहाल मेरा फोकस है अल्काइल वाले पे, ठीक है। तो ये है मेरे पास इथाइल अमाइन, मैंने ले लिया है नाइट्रस एसिड प्लस HCl के मिक्सचर को लेते हैं, जो कि ये निकलता है NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर से, ये HCl ज़्यादा होता है वही मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, और ये 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर लगाते हैं। तो भाई इसमें से जनरली O और H जब पास में तो H2O बाहर निकलता है, और हमारा जो आंसर बन जाता है C2H5N 2 बार है, Cl 1 बार है, और 2 बार जो है कि बच्चा पानी बन जाता है, तो रिएक्शन में बन जाता है इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है कंपाउंड का नाम। और जब इसके अंदर हम सिंगल पानी मिलाते हैं, एक बार पानी मिलाते हैं, देखो C2H5N2Cl में जब हम एक बार पानी मिलाते हैं
अपने H+ के प्रेजेंस में, तब ये देख पाते हैं कि यहाँ से HCl बाहर, यहाँ से N2 गैस बन के बाहर, तो आपके पास जो आंसर बचता है वो बन जाता है C2H5OH। यहाँ से नो डाउट HCl बाहर चला गया, यहाँ से N2 गैस बन के बाहर चला गया, ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। एंड दिस कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज इथेनॉल। कोई दिक्कत है बच्चा, कोई डाउट है? अब आते हैं रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ध्यान से देखना, जरा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जनरल पार्ट देखेंगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका क्वेश्चन होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, या फिर क्वेश्चन कभी कभी ऐसे निकलता है डिस्टिंग्विश टेस्ट, एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन बाय हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग वर्ड आ गया तो समझ लेना भाई क्या करना है। तो प्राइमरी अमाइन के लिए क्या होता है कि जब हम प्राइमरी अमाइन लेते हैं, पहले वो कंपोनेंट जरा देख लो, हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो कंपोनेंट का नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, S डबल बॉन्ड O आगे Cl, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल। देखो यहाँ पे लिखा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिख रहा है, तो ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और क्या करेंगे बच्चा, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्राइमरी अमाइन। मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहां से एक H, यहां से एक Cl, HCl बाहर, और आंसर जो बनता है ना वो एक ही स्टेप का आंसर है, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह से, देखो, ठीक है। S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, आगे आ जाएगा आपके पास NHR, बाहर क्या चला गया, एक H एक Cl, HCl जो है कि हमारा बाहर चला गया। N से R अटैच, मतलब हम बोलेंगे N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। समझ में आ रहा है बच्चा? कोई कंफ्यूजन है? मजा आ रहा है एकदम? कंसेप्ट वाइज चीजें समझ में आ रही हैं? अब यहाँ पर N के पास क्या अटैच है, N के पास H अटैच है, जिसकी वजह से इसको हम बोलेंगे एसिडिक है। यही थियरी आपको समझना है कि N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N अल्काइल क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि भाई ये N के ऊपर अल्काइल अटैच है, तो N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो है कि ये हाइड्रोजन कंटेन करता है, आपने भी देखा होगा, इट कंटेन्स हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, इसीलिए इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। हेंस इट, देख लो यहाँ पर, इसीलिए हम क्या बोलेंगे बच्चा, टू नाइट्रोजन, हेंस इट इज स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। और अगर ये स्ट्रांगली एसिडिक है तो फिर ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ में, अल्कली सॉल्युबल माना जाएगा। आया समझ में? जबकि सेकेंडरी अमाइन में ये चीज मिसिंग होती है। सेकेंडरी अमाइन में क्या हो रहा है, जरा ध्यान देना, बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, वही सेम स्टोरी, S डबल बॉन्ड O Cl, फिर क्या करेंगे सर इसके अंदर हमने मिला दिया है सेकेंडरी अमाइन, मतलब NHR2, ऐसा होने वाला है। तो सर यहाँ पर HCl बाहर चला जाएगा, और अब जो आंसर बन रहा है आपके पास वो बन जाएंगे कुछ इस तरह से। R की जगह पे आप अल्काइल अपने आप से आप ले सकते हो, अगर एग्जाम में रिएक्शन के बेस पे कोई क्वेश्चन आया तो, S डबल बॉन्ड ONR2, तो सर ये हो गया N, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बोलो या सल्फोनिल अमाइड बोलो, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग करके ही बोल सकते हैं, सल्फोनिल अमाइड तो भी चलेगा। अब इसमें कोई H है क्या इनके पास? नहीं है। जब इनके पास H नहीं है तो हमारा जो आंसर होगा बच्चा इससे रिलेटेड वो ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा कि भाई N, डाई अल्काइल जो दिख रहा है मुझे, रुक जाओ जरा थोड़ा सा, डाई अल्काइल ये K है, ठीक है, जो डाई अल्काइल दिख रहा है मुझे, N, जो डाई अल्काइल दिख रहा है, देखो जरा यहाँ पर N, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके साथ में, इसीलिए बच्चा ये एसिडिक नहीं होगा, और ये एसिडिक नहीं होगा तो फिर ये बेस से रिएक्शन भी नहीं करेगा। तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी से अलग हो गया। और टर्शरी तो ऐसे ही रिएक्शन नहीं कर रहा है, टर्शरी तो भाई ऐसे ही बदनाम है कि उसका रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं हुआ रिएक्शन? समझ में आ गया, क्योंकि भाई टर्शरी के पास कोई H ही नहीं है, N के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं, इसलिए वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो नो रिएक्शन है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे अलग अलग एक दूसरे से होते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश टेस्ट दिखाते हैं, वो चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थियरी है, फटाफट देखते चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थियरी इन द सेंस मतलब बेसिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक वाले हैं सब सब्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड है। तो पहला है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में देखो दो तरह के रिएक्शन आते हैं। पहला आता है भाई आपके लिए जिनको पता होगा कि एक आता है पॉलीब्रोमिनेशन। पॉलीब्रोमिनेशन मतलब बहुत सारा ब्रोमीन आके अटैक करेगा।
जो कि ब्रोमीन वाटर के साथ होता है, एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो अगर हम बेंजीन के ऊपर NH2 लेते हैं, मतलब एनिलीन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एनिलीन के अंदर ही होगा, उसमें Br2 मिला रहे वाटर के प्रेजेंस में, तो ये Br जो है ना बच्चा 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे जाके अटैक करेगा। तो यहाँ से 3H 3Br बाहर, देखो 3HBr बाहर, 3 जगह पे अटैक करेंगे, तो नाम आ गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। लेकिन अगर ये मोनोब्रोमिनेशन करना हो गया तब क्या करोगे, मोनोब्रोमिनेशन करना हो गया तब क्या करोगे, तो एक और इसके अंदर कंटेंट आता है कि भाई अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन करना हो गया यूजिंग एसाइल क्लोराइड तब क्या करोगे। इंटरेस्टिंग चीज है, तब बच्चा पहला आपको एनिलीन जो है ना उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। जनरली हम इसमें मोनोब्रोमिनेशन क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर N के पास इलेक्ट्रॉन है जो कि बाई डिफॉल्ट नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो वो 2 4 6 पे अटैक करेगा। अगर मैं N के इलेक्ट्रॉन को नीचे आने से रोक दूं किसी भी तरीके से, अगर N का इलेक्ट्रॉन बच्चा नीचे आए ही नहीं, टेंशन ही खत्म हो जाए हमारा, तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे सर ये देखो N के पास इस तरह से हमारे पास NH2 है विद 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसमें कुछ ऐसा खास मिला दूं कि भाई N का जो इलेक्ट्रॉन है उसको जगह मिल जाए थोड़ा सा घूमने का, तो मैंने एसिटाइल क्लोराइड मिला दिया। जैसे वहां पर बोला है कि भाई एसाइल क्लोराइड मिला के बताओ, तो मैंने एसिटाइल क्लोराइड मिला दिया। जैसे ये मिलाया, नो डाउट पायरिडीन हम कंडीशन लेते हैं, आपको पता होगा, तो इस प्रोसेस में HCl जो है कि बाहर चला जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, और ये पूरा पार्ट जाके अटैक करेगा। इसको बोलते हैं एसिटा एनिलाइड, जो कुछ ऐसा दिखेगा, देखना ये कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई यहाँ पर आ गया NH, एक H चला गया तो NH बचेगा, और इसके साथ अटैच जाएगा C डबल बॉन्ड O। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे जाने का रास्ता मिल गया, पहले क्या था ये सिर्फ नीचे ही आने का रास्ता था, लेकिन अब आगे जाने का रास्ता मिल गया, तो वो इस जगह पे नहीं आएगा। बोलो समझ में आया, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटा एनिलाइड बोलते हैं। अब इसमें क्या मिलाएंगे बच्चा, अब इसमें हम मिलाएंगे Br2। जैसे Br2 मिलाऊंगा तो Br बोलेगा मैं स्टेबिलिटी के हिसाब से 4 नंबर पे अटैक करूंगा, बिकॉज 1 और 4 क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। पैरा पोजिशन इज मच मोर स्टेबल, क्योंकि वो क्या दिखाता है बच्चा, सिमेट्रिकल नेचर दिखाता है, हाफ तोड़ेंगे तो हाफ हाफ दिखेगा। तो ऐसे केस में ये जो NH है C डबल बॉन्ड OCH3, इसके ऊपर Br सिर्फ 4 नंबर पे अटैक करेगा, मतलब ये P ब्रोमो एसिटा एनिलाइड हो गया। क्या हो गया बच्चा, P ब्रोमो एसिटा एनिलाइड हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चा, इसमें हम दोबारा से मिला देंगे HCl, ठीक है, इसको रिस्टोर कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैं HCl मिलाऊंगा तो वैसे ही ये भाई साहब बन जाएंगे एनिलीन, और Br ऑलरेडी 4 नंबर पे है, सेट है पूरा, और यहां पर आ जाएगा एनिलीन, और बाहर चला जाएगा आपके लिए जो आपने स्टार्टिंग में लिया था CH3 C डबल बॉन्ड Cl, ये बाहर चला गया। तो इस तरह से बच्चा ये मोनोब्रोमिनेशन हो गया कि P ब्रोमो एनिलीन सिर्फ एक ही जगह पे आया, जबकि पीछे 3 जगह पे Br आ रहा था। तो मोनोब्रोमिनेशन समझा कैसे होता है, वैसे ही नाइट्रेशन है आपके लिए। कैसे होगा नाइट्रेशन, जरा देखो। तो एक है नाइट्रेशन जिसके अंदर 2 चीजें आएंगी, पहला क्या आएगा, पॉलीनाइट्रेशन। ध्यान से देखना बच्चा, नाइट्रेशन है लेकिन किसके साथ में, पॉलीनाइट्रेशन। बहुत ध्यान से देखना, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सर ये कैसे होता है, दिमाग चला बच्चा जरा, कैसे होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मतलब बहुत ही ज्यादा मजेदार कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखो आपको समझ में आ जाएगा। जनरली ये क्या बोलते हैं कि एनिलीन पे जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिलाते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये जो है ना बच्चा जाके एनिलीन के ऊपर अटैक करता है और इसको बना देता है एनिलीनियम आयन। क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन, जिसकी वजह से ये मेटा डायरेक्टिव हो जाता है। मतलब 2 नंबर और 4 नंबर तो होने वाले ही थे, लेकिन साथ में 3 नंबर भी एक्टिव बन जाता है। इसीलिए इसमें टोटल अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं, जरा चेक करो। तो जब मैं एनिलीन को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में मिलाता हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 288 केल्विन पे, तो भाई एक पैरा पोजीशन 51% बनता है, बाद में आपको मेटा पोजीशन भी बनता हुआ दिखाई देता है 47% मेटा पोजीशन, और 2% बनता है नाइट्रो वाला। सर ऐसा क्यों हुआ, तो ये रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन एसिडिक मीडियम, मतलब ये इसकी वजह से एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, और जो कि क्या होता है बच्चा, विच इज मेटा डायरेक्टिंग, इसीलिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेटा भी बन जाता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बन जाता है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक ही बनाना, अब यहाँ पे पॉलीनाइट्रेशन है, 3 बन गए, मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक ही बने, एक ही नाइट्रो होना चाहिए, तो वापस हम जैसे ब्रोमिनेशन का हमने किया था वैसे ये भी कर सकते हैं कि भाई मोनो नाइट्रेशन करना है मुझे, यूजिंग एसिटाइल क्लोराइड ले सकते हैं या फिर एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, दोनों वैलिड है। एक ही से करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों से हो सकता है। तो मैंने ले लिया है एनिलीन, बहुत ध्यान से देखना, मजा आ रहा है एकदम चैप्टर के अंदर, चैप्टर एकदम अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। ये है बच्चा एनिलीन, और इसमें हम मिलाने वाले हैं पहले एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। ध्यान से देखो, चलेगा। अब जरा देखो क्या होने वाला है।
तो सर अब यहां से एक एच आएगा इसके पास, यहां से मान के चलो कि ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड बचा यहां से टूट गया समझो। अब ये भाई साहब क्या बन जाएंगे बोलो जरा, तो ये भाई साहब बन जाएंगे माइनस CH3COOH, और ये जो अटैक करेगा जाके वो क्या रहेगा, एसिटा एनिलाइड, जो हम इसके पहले सीख रहे थे कि भाई ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर NH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, नाम एसिटा एनिलाइड, इसमें हम मिला देंगे नाइट्रो ग्रुप इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन में। जैसे इसको हम मिलाएंगे H2SO4 के साथ में, तो भाई यहाँ से पैरा पोजीशन का बंदा अटैक करेगा। जैसे ये पैरा पोजीशन का अटैक करेगा तो पानी बाहर चला गया, यहाँ से क्या बाहर जाएगा, पानी बाहर चला गया, और ये अटैक करेगा। वैसे यहाँ पर भी देखना बहुत से लोग बोलेंगे सर इसमें क्या बाहर गया, इसमें भी बच्चा एक H एक Br माइनस HBr होता है, ठीक है, ये ध्यान देना इस बात को। तो यहाँ से पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर गया तो बोलो क्या बन गया, पानी बाहर गया तो बच्चा ये बन जाएगा, देखो इस तरह से दिख रहा है ये NH डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से पानी बाहर गया, यहाँ पर NO2 आ गया। अब इसमें हम पानी मिला देते हैं H प्लस के प्रेजेंस में, तब मैं ये देख पाऊंगा कि भाई ये एनिलीन बन जाएगा, मतलब ये बेहतरीन लेवल का क्या बन गया, जरा चेक करो। यहाँ पर बन जाएगा कि भाई ये एनिलीन है, इसमें ऑलरेडी NO2 यहाँ पर अटैक किया हुआ है, और बाहर जो निकलेगा वो बन जाएगा बच्चा आपके लिए CH3C डबल बॉन्ड OOH, और इस तरह से ये बन चुका है P नाइट्रो एनिलीन, क्या बन जाएगा, P नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। तो दिस इज द होल स्टोरी, कैसे ये नाइट्रेशन होता है मोनोवर्जन में, मतलब एक ही जगह पे नाइट्रेशन आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। सल्फोनेशन लास्ट रिएक्शन बोल सकते हैं, फिर इसके बाद हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की बात करेंगे। सल्फोनेशन जगह पे देख लो, एनिलीन में जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे तो ये एनिलीनियम बना देता है, आपको पता है, इसलिए इसका नाम होगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपने पढ़ा था अभी कि ये H प्लस यहाँ जाएगा, इसको बना देगा NH3 प्लस, तो NH3 प्लस H2SO4 नाम आएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको जब हम 453 से 474 के पास हीट करते तो यहाँ से H, देखो यहाँ से H, यहाँ से H2O बाहर चला गया, तो ये क्या बन गया NH2, और ये क्या बन जाएगा HSO3, तो NH2 और SO3H बन गया, इसको बोलते हैं सल्फा एनिलिक एसिड। ये H प्लस है, ये जाएगा इसके पास, तो ये बन जाएगा बच्चा NH3 प्लस, और ये SO3 माइनस, जिसको हम बोलते हैं ज्यूटाराइन, क्योंकि ये क्या बन गया बच्चा, डाइपोलर आयन बन गया। तो सल्फा एनिलिक एसिड मतलब इसकी बात हो रही है, एग्जिस्ट एज अ सॉल्ट विच कंटेन्स एसिड एंड बेस बोथ in the same structure and hence it produces dipolar ion which is called as ज्यूटाराइन, जिसको हम ज्यूटाराइन बोलते हैं। बोलो होल स्टोरी समझ में आई बच्चा। तो ये अमाइन का पूरा केमिकल रिएक्शन खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे अमाइन के अंदर एक टॉपिक निकलता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे। अच्छा, एनिलीन जो होता है बच्चा फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता, क्योंकि एनिलीन के पास ऑलरेडी क्या होते हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, और फ्रिडलक्राफ्ट उसके लिए एप्लीकेबल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो भाई इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए आप रिएक्शन करने जाएंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पर एनिलीन तोड़ने नहीं देगा, बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है मेरे से ले लो, बॉन्ड मत तोड़ो, इसीलिए फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में पहले मैं बात करूंगा प्रिपरेशन की, ध्यान से देखो जरा, ये वही रिएक्शन है जिसकी हम बात कर रहे थे पीछे। एनिलीन के अंदर अगर मैं नाइट्रस एसिड और HCl मिला दूं NaNO2 प्लस HCl के साथ में, तो भाई यहां पर ये जो N दिख रहा है N बेंजीन के ऊपर N2 और ये Cl क्या मिल गया बच्चा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यहां से H और OH मिलके पानी बाहर, तो 2H2O बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है। अब इसमें हम अलग अलग रिएक्शन सीखने वाले हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है मेरे पास। पहला रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। क्या होता है सर, तो रिप्लेसमेंट ऑफ अ डाइजो ग्रुप, ये जो दिख रहा है ना बच्चा आपको, ये डाइजो ग्रुप है, इसको हटा दो, इसकी जगह पे क्लोरो ब्रोमो या साइनो लेकर आ जाओ, तब उसको हम बोलेंगे कि यार ये सेंडमेयर रिएक्शन है। यहां पर उसी की बात हो रही है। सेंडमेयर रिएक्शन क्या है, सिंपल आंसर बोलेंगे द रिप्लेसमेंट ऑफ अ डाइजो ग्रुप बाय क्लोरो ब्रोमो और साइनो यूजिंग क्यूप्रस सॉल्ट। सब में आपने क्यूप्रस सॉल्ट यूज किया होगा, CuCl CuBr CuCN, इसी को बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। सिंपल है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, जैसे HCl लिया आपने, एक रिएक्शन देख लो समझ में आ जाएगा। तो यहां से HCl जो है कि बाहर जाएगा, N2 गैस बन के बाहर जाएगा, और ये Cl आके अटैक कर देगा। ये चीज सब में होने वाली है। HCl बाहर जाएगा, Br आके अटैक करेगा, KCl बाहर जाएगा, CN आके अटैक करेगा, HCl KCl बाहर जाएगा, N2 बाहर जा रहा है, और ये रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग चीज आके यहाँ पर अटैक करेंगे। इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, लास्ट का कंसेप्ट है, इसलिए मैंने पर्पजली यहाँ पे लिखा हुआ है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन अलग है, गेटरमैन रिएक्शन अलग है, जहाँ पे सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो आएगा। सेम सेंडमेयर का ही भाई है, बट यहाँ पे सिर्फ कॉपर का पाउडर आएगा। मतलब HCl मिलाना है कॉपर के पाउडर प्रेजेंस में, HBr मिलाना है कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में, तो सेम रिएक्शन है,
गेटरमैन के कंपेयर में सेंडमेयर ज्यादा बेटर होता है, तो सेंडमेयर रिएक्शन इज बेटर देन गेटरमैन। पैटर्न सेम है, HCl बाहर, ये Cl अटैक करेगा, N2 बाहर, HCl बाहर, Br अटैक करेगा, N2 बाहर, सेम रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चा रिप्लेसमेंट बाय आई, के आई मिला दो, KCl बाहर, आई आके अटैक करेगा, N2 बाहर चला गया, तो आइडोबेंजीन बोलते हैं। आइडोबेंजीन सिर्फ इसी मेथड से बनता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट बाय H, दो रिएक्शन है मेरे पास, रिप्लेसमेंट बाय H में दो रिएक्शन, पहला है इथाइल अल्कोहल का। आप ये ऐसे समझो कि अगर डाइजोनियम सॉल्ट मेरे पास है, देखो जरा ध्यान से, अगर डाइजोनियम सॉल्ट है मेरे पास और उसमें मैंने इथाइल अल्कोहल मिलाया, तो आप ऐसे समझो बच्चा कि डाइजोनियम सॉल्ट का ये N2 गैस बन के बाहर चला गया, यहाँ से CH3CHO, देखो CH3CHO, मतलब ये पूरा जो मैं अभी बॉक्स में डाल रहा हूँ, जो ऐसे कर रहा हूँ, ये पूरा बन गया एसिटल्डिहाइड। देखो CH3 फिर C फिर HO, ये क्या बन गया एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड पूरा बाहर चला गया। एसिटल्डिहाइड क्या चला गया बच्चा, बाहर चला गया। अब खुद देखो यहाँ सर एसिटल्डिहाइड बाहर जा रहा है, जरा चेक कर बच्चा, हाँ सर एसिटल्डिहाइड बाहर चला गया, ये एसिटल्डिहाइड बाहर चला गया, यहाँ से N2 चला गया, तो अब क्या बचा, सिर्फ H2 बचा, एक H एक Cl भी बाहर चला गया, तो जो बचा हुआ एक H वो बेंजीन की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पर एक H आ गया, इसलिए आंसर बन गया बेंजीन। इसको आप इससे भी कर सकते हो, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस H2O ले सकते हो, इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका एक O इसके पास आ जाएगा। देखो आप नीचे देख सकते हैं कि इसका एक O बच्चा इसके पास आ गया, देख लो इसका एक O जो है ना इसके पास आएगा और इसको बना देगा फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 बन जाएगा, जो स्टैंडर्ड बनता है फॉस्फोरस एसिड। अब यहाँ पे क्या बचा H2, तो एक H एक Cl बाहर, N2 बाहर और एक H आके बेंजीन बना देगा। तो ये स्टोरी है इस तरह से। रिप्लेसमेंट बाय OH बेसिक चीज है, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट में अगर आप पानी मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिनॉल बन जाता है, HCl बाहर, N2 बाहर, OH आ जाएगा, आंसर बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल के प्रिपरेशन में पढ़ेंगे आप। रिप्लेसमेंट बाय F, बाल्ज-स्टीमन रिएक्शन बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, बाल्ज-स्टीमन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट बाय F, बाल्ज-स्टीमन रिएक्शन क्या होता है सर, सिंपल है, फ्लोरोबोरिक एसिड ऐड करना है, मतलब कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, उसमें HbF4 किया तो HCl बाहर चला गया, BF4 इस Cl की जगह पे आ गया, देखो BF4 इस Cl के बाद, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट। इसको आगे हीट करेंगे तो BF3 बाहर जाएगा, N2 गैस बन के बाहर जाएगा, BF3 बाहर जाएगा और एक F जो है कि हमारा चिपक जाएगा। यही हमारा आंसर है, फ्लोरोबेंजीन बन गया, BF3 N2 बाहर चला गया। इसके साथ NO2 आता है, तो यहां तक रिएक्शन NO2 का भी सेम होने वाला है। अगर आप देखेंगे रिप्लेसमेंट बाय NO2 तो ये भी सेम है कि भाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस HbF4, HCl बाहर चला गया, BF4 यहां पर आ गया, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब NaNO2 मिलाएंगे तो NaBF4 बाहर निकल गया, सोडियम फ्लोरोबोरेट बाहर निकल गया, N2 गैस बन के बाहर निकल गया, तो ये NO2 जो है कि बच्चा इसकी जगह पे आ जाएगा, तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये NaBF4 मतलब सोडियम फ्लोरोबोरेट आपका बाहर चला गया, N2 गैस बन के बाहर चला गया। तो ये पूरी स्टोरी इस तरह से चल रही है। लास्ट रिएक्शन, लास्ट दो रिएक्शन बचे इस चैप्टर के, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। ध्यान से देखना बच्चा, ऐसा रिएक्शन जहां पे आपको डाइजो ग्रुप बनता है, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। पहला है फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड कैसे बनेगा सर, मैंने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और मैंने फिनॉल ले लिया। फिनॉल लिखते समय मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, आप समझो पहले चीजों को, देखो इस तरह से लिख रहा हूं, दिख रहा है। तो एक नंबर पे OH है तो 4 नंबर का H हमारा वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में ये N2Cl, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है रियल में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा वर्क कर रहा है, देखो समझो पहले, ये है बेंजीन, आप ऐसे देख लो, ये है मेरे पास बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड में ये N ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरह से, देखो दिख रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी आपको 4 बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए अमोनियम अमोनियम बिकम्स डाइजोनियम, आया समझ में। तो ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट होता है और इसीलिए यहां से जब HCl बाहर जाता है तब बच्चा यहां से Cl चला गया, तब ये 2 बॉन्ड में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर का जो मैं पैटर्न समझा रहा हूं, ये ऊपर का जो पैटर्न समझा रहा हूं बच्चा, इसको डिलीट नहीं करता हूं, इसको रखता हूं मैं साइड में, ठीक है, आपको याद रहेगा क्या लिखा हुआ है। तो बच्चा यहाँ पर देखो यही वही चीज है, N2Cl में HCl बाहर चला गया तो ये भाई साहब ना डबल बॉन्ड के रूप में आ जाते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड के रूप में आएगा, ये भी 3 बॉन्ड स्टेबल, ये भी 3 बॉन्ड स्टेबल। तो P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये 1 2 3 4 नंबर पे OH आ गया। देख पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं, दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पर OH आ गया बच्चा, लास्ट में क्या आ गया जरा बोलो, लास्ट में कौन आ गया भाई, लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में OH आ गया है। तो 1 2 3 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी, तो P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज डाई होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और उसके बाद बच्चा यहाँ पर देखेंगे हम लोग येलो कलर का। तो ये सेम चीज़ है एनिलीन के लिए। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के दिखाया मैंने, HCl बाहर चला गया इस तरह से, तो बेंजीन N डबल बॉन्ड N आ जाएगा, देखो बेंजीन N डबल बॉन्ड N, यहाँ से HCl बाहर, नाम आ जाएगा 1 2 3 4 P अमीनो एजोबेंजीन, येलो कलर का होगा, ये येलो डाई होगा। एंड दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द चैप्टर।
इस तरह से एक बेहतरीन चैप्टर का यहाँ पे खात्मा हो रहा है, एक बेहतरीन कंसेप्ट वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। चीजें समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत जबरदस्त चैप्टर था। अमाइन कम वेटेज का चैप्टर है, बट पूरा वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर डिटेल में करवा रहा हूं। चलो अब मैं कुछ पीवाईक्यूज दिखाता हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक बने हैं इस चैप्टर से। जैसे विच अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग, पढ़ाया था मैंने क्लास में। टर्शरी अमाइन रिएक्ट नहीं करता है सर। टर्शरी है कौन? तो n, n आ गया मतलब वो टर्शरी है, कहानी खत्म। n, n आ गया तो वो टर्शरी रहेगा, चलेगा। तो ए बी सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। टर्शरी रिएक्ट नहीं करता है। राइट, नेम द रिएक्शन फॉर्म्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर ऑन एसिटामाइड। तो एसिटामाइड से भाई प्राइमरी अमाइन बनेगा। एसिटामाइड बोला है तो मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O NH3। आप यहाँ पे 4H ले लेते थे, सोडियम इथेनॉल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑन ईथर। तो सर यहाँ से H, यहाँ से वो H2O बाहर, आंसर बन जाएगा CH3 CH2 NH2, यहाँ से H2O बाहर। राइट आंसर आएगा इथाइल अमाइन। अगर 1 मार्क का आ रहा है तो भाई ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके लिए। नेम द प्रोडक्ट, आंसर इथाइल अमाइन, कहानी खत्म। ये एसिटामाइड है। अब देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक 21, 22, 23 या 24, जो भी 23, 24, 25 में कैसे पूछे गए। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन इथाइल अमाइन? इथाइल अमाइन का क्या एक्शन देखने के लिए मिलता है हमको? इथाइल अमाइन ऑन क्लोरोफॉर्म एंड कॉस्टिक सोडा, कुछ याद आ रहा है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट, आपकी प्रैक्टिस बताएगी आपको, ये मुझे नहीं बताना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बताएगी। क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3, कॉस्टिक सोडा मतलब KOH ले लो। जैसे इसको हम मिलाएंगे भाई ये C जाके उसको ऊपर अटैक कर देगा, आंसर बन जाएगा C2H5NC। यहाँ से K और Cl, KCl बाहर, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, K को भी 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 बार पानी बाहर चला गया, बराबर। H मेरा 6 हो गया। तो ये पूरा स्टोरी है कि भाई इथाइल आइसोसाइनाइड बना दिया। चीजें क्लियर हो रही है? दूसरा बोल रहा है कि नाइट्रस एसिड पे कैसे वर्क करेगा। अपना दिमाग चला लो। नाइट्रस एसिड पे आपको तब तक रोक के रखना है, मतलब रिएक्शन को, जब तक कि वो पूरा अल्कोहल न बना दे, क्योंकि ये इथाइल अमाइन है बच्चा। इथाइल अमाइन में जब आप नाइट्रस एसिड मिलाएंगे तो आपके लिए हिंट है, HNO2 मिला रहे हो मतलब HCl डालना ही डालना है। किसके प्रेजेंस में? ये सब आपको करके दिखाना होगा। NaNO2 प्लस HCl 273 to 278 केल्विन, ये सब आपको करने होंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5N2Cl प्लस 2 बार पानी बाहर चला गया। इसको नीचे लेकर आ जाओ, इसमें पानी मिला के इसको अल्कोहल बना के छोड़ो, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है इस कंडीशन पे। तो ये इस तरह से इसमें हमने पानी डाल दिया H+ के प्रेजेंस में। तब आप देखेंगे कि सर यहाँ से HCl बाहर, N2 बाहर, आंसर बन गया इथाइल अल्कोहल। मतलब इतना करेंगे ना तब जाके बच्चा आपको कंप्लीट यहाँ पे 2 मार्क मिल जाएंगे। N2 गैस बन के बाहर और HCl, दिस इज द होल आइडिया, चलेगा। और देखो जरा 2023 में आयुपैक नेम पूछा है कुछ, तो मिथाइल फिनाइल अमाइन कैसे करेंगे? मिथाइल फिनाइल, देखो ये मिथाइल है, ये अमाइन है, और फिर ये फिनाइल है। फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, फिनाइल मतलब क्या? बेंजीन रिंग, देख लो, ठीक है। इसको वैलेंसी पूरा करना, H आ गया। तो सर इसका आयुपैक स्ट्रक्चर तो बना दिया आपने। आयुपैक क्या होगा? तो आयुपैक में बन जाएगा N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन या फिर N मिथाइल बेंजनामाइन तो भी चलेगा, दोनों राइट है। बेंजनामाइन, बेंजीनामाइन दोनों राइट है। मैं आपको दोनों दिखा रहा हूं ताकि आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जुलाई 2023 में आया था। राइट ए नोट ऑन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कन्वर्ट बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड इनटू बेंजीन। अब आपके ऊपर चॉइस छोड़ दी गई है, क्या ये रिएक्शन कर पाएंगे? हॉफमैन का शॉर्ट नोट, हाँ सर। मैं आपको सिर्फ रिएक्शन दिखा देता हूं, हॉफमैन का शॉर्ट नोट क्या था। हॉफमैन वाला आंसर का सिर्फ रिएक्शन दिखा देता हूं। शॉर्ट नोट तो आप ऑब्वियस है, नोट्स में दिया ही है, मैंने करवा के दिया है। तो Br2 और KOH मिलाते थे और एक एक कार्बन कम हो जाता था, देखो ऐसे बन जाता था। फिर यहाँ पर K2CO3 है सर, K यहाँ पर 2 हो गया, फिर K और Br2 KBr बन जाते थे, कुछ याद आया? जिसकी वजह से K 4 हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई, फिर आप बोलते थे कि सर पानी बन जाएगा, तो 2 बार पानी बना देते। देखो ये आंसर है, कन्वर्ट बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड इनटू बेंजीन। क्या करेंगे सर? 2 ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, आपके मन की मर्जी है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मैं ये रिएक्शन क्यों दिखा रहा हूं, सब तो करवाया पीछे, क्योंकि रिएक्शन को बच्चे पहचान नहीं पाते सर ये कौन सा रिएक्शन है, आप जो करवा रहे हो कौन सा रिएक्शन, इसीलिए करवा रहा हूं। इसके 2 ऑप्शन है, पहला इथाइल अल्कोहल से कर सकते हो या फिर H3PO3 वाला कर सकते हो, आपको जो इजी लग रहा है उससे कर दो। जैसे मैंने ले लिया इथाइल अल्कोहल वाला, कुछ क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है किससे करना है, आपके मन की मर्जियां हैं।
तो इससे करने का फायदा क्या होगा कि आपने डायरेक्टली बेंजीन बना दिया और आपको बोला गया था कि भाई यहां से CH3 CHO बाहर जाएगा, CH3 CHO बाहर, HCl बाहर और N2 गैस बन के बाहर। सर कैसे बाहर हो रहे हैं सब कुछ जरा बता दो मुझे। देखो यहाँ से CH3 CHO बाहर, एसिटाइलडेहाइड बाहर, यहाँ पे बचा H2 एक H एक Cl बाहर, N2 बाहर और आ गया बेंजीन। तो ऐसी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय इथाइल साइनाइड ट्रीटेड विद सोडियम एंड अल्कोहल। इथाइल साइनाइड, देखो इथाइल साइनाइड में हम क्या करेंगे बच्चा, 4H मिला दिया, किसके प्रेजेंस में, सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में। याद आया कुछ, तो ये 2H यहाँ पर 2H यहाँ पर, इसको क्या बनेंगे बोलेंगे हम लोग, C2H5 CH2 NH2। आंसर आ जाएगा प्रोपाइल अमाइन बोल सकते हैं, अगर नाम चाहिए तो प्रोपाइल अमाइन। आयुपैक में प्रोपेन 1 अमाइन, प्राइमरी अमाइन का कंसेप्ट है। कोई दिक्कत? यस, जुलाई 2024 में आयुपैक नेम अमाइन फॉर्म्ड व्हेन एसिटामाइड अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अभी भी कराया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आंसर आएगा इथाइल अमाइन, सॉरी मिथाइल अमाइन। देखो ये एसिटामाइड है, इसमें Br2 प्लस KOH ले ले बच्चा, क्या बन जाएगा, एक C डबल बॉन्ड कम हो गया तो बन गया मिथाइल अमाइन। यही पूछा है ना, आयुपैक नेम, नाम आएगा मीथना अमाइन। आयुपैक में बोलेंगे मीथना अमाइन, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कुछ नहीं चलेगा। बाहर क्या जाएगा सर, K2CO3 KBr, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। अब तो एकदम आदत से हो गई ना आपको ये सब सॉल्व करने की। ये सब तो आपको कॉमेडी लग रहा होगा, सर ये सब क्या है सर, कॉमेडी चल रही है सर, है कि नहीं, मजा आ रहा है। वाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, मैंने आपको करवा के दिया है। यहाँ पर पीकेबी वैल्यू की बात करेंगे तो आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि जिसका पीकेबी वैल्यू ज्यादा होता है उसकी बेसिसिटी कम होती है, उसकी बेसिसिटी कम होती है। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे सर अमंग डाइमिथाइल अमाइन का पीकेबी 3.27 है और डाइथाइल का 3 पॉइंट है, तो इसकी बेसिसिटी देखो क्या होगी, कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर करें विच वन इज मोर बेसिक, तो ये जो है बच्चा आपका कम बेसिक, ये ज्यादा बेसिक है। ठीक है, और ऐसे बेसिसिटी जो हमने आपको बताया था वो आपको बोलना है। चलेगा, राइट द रिएक्शन व्हेन इथाइलामाइन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। एक्सेस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड बोला है मतलब एंड तक करके दिखाना है, टेट्रा तक करके दिखाना है। हिंसबर्ग रिएजेंट बोला है तो बेसिक चीज है एकदम, इथाइलामाइन का बेसिक रिएक्शन। 2 मार्क का क्वेश्चन, बड़ा मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कहूंगा मजेदार क्वेश्चन, आप कर पाएंगे एकदम आराम से, है कि नहीं। एक्सेस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड मतलब समझ रहे हैं, कुछ ऐसा समझ लो आप कि इथाइल अमाइन है और एक्सेस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड का मतलब बार बार मिलाना है। कब तक मिलाएंगे सर, जब तक कि पूरा H गायब ना हो जाए। तो ये समझो कि कुछ ऐसा बन जाएगा, C2H5 ट्वाइस NH, यहां से क्या बाहर चला गया HBr। ठीक है, फिर एक्सेस बोला है इसीलिए इसको एक बार और मिलाएंगे। ठीक है, फिर यहां से क्या बाहर चला गया HBr, फिर क्या बनेगा सर, बन जाएगा C2H5 ट्राइस एंड टर्शरी बन गया, फिर मिलाएंगे। क्यों सर, क्योंकि भाई ये एक्सेस बोला है ना, इसीलिए इसको बार बार मिलाते रहना है। अब तो कोई H नहीं है तो अब बन जाएगा क्वार्टरनरी, तो C2H5 कितनी बार बनेगा, 4 बार, N बन जाएगा प्लस, Br बन जाएगा माइनस, ऐसे आंसर आएगा। और हिंसबर्ग वाले में तो आपको पता ही है, अरे सीधी सी बात है, प्राइमरी अमाइन है, हिंसबर्ग रिएक्ट करा दो। ठीक है, तो ये भी आप कर लोगे। नहीं समझ में आ रहा तो हिंसबर्ग का रिएक्शन थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये H डबल बॉन्ड O Cl प्राइमरी अमाइन है तो ये इस तरह से ले लेना, इथाइल अमाइन बोला है तो इस तरह से ले लेना, यहाँ से एक H एक Cl बाहर, और आंसर आपके सामने है। सिर्फ रिएक्शन पूछा है तो ऐसे रिएक्शन दिखा देना उसके नाम के साथ में, देख लो। मजा आ गया भाई, यहाँ से HCl बाहर, फुल मजा आया। एन इथाइल सल्फोनिलामाइड, इस तरह से आंसर बन जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूटेराइन जो हमने लास्ट में करके दिखाया, अगर आपको याद होगा तो स्ट्रक्चर पूछा है सिर्फ, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, ड्रॉ करना होगा पैटर्न को फॉलो करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अमाइन, बोलो। 2025 का क्वेश्चन था, सेकेंडरी अमाइन पहचानना है भाई, कौन सा सेकेंडरी अमाइन है। आइसोप्रोपाइल डाइफिनाइल इज अ सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि डाइफिनाइल के अंदर बच्चा हमको ये समझ में आ रहा है कि ये C6H5NH, C6H5, तो ये NH को सेकेंडरी बोलते हैं, बाकी सेकेंडरी नहीं है। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ N, डाई मिथाइल इथेनामाइन, ये भी इजी लग रहा है। आप स्ट्रक्चर बोला है, इथेन मतलब 2 कार्बन, अमाइन बोला है, फिर उसके ऊपर डाई इथाइल बोला है, मतलब CH3, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आयुपैक भी पूछा है क्या, नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर बोला है। इजी, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत ज्यादा इजी हो गया। सोडियम इथेनॉल मतलब, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया ये।
देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 पहले से दे दिया है, अब इसमें 4 H भी लिख के दे दिया है, तब तो कितना इजी है। सोडियम इथेनॉल ले लो, या फिर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन H3O+। तो इसमें क्या समझ में आएगा बच्चा आपको, यहाँ से पानी बाहर चला गया और ये 2 H आके इसको पूरा करेंगे तो इथाइल अमाइन बना देंगे, मतलब आंसर आएगा CH3 CH2 NH2। तो इस तरह से हमारे आंसर बन जाएंगे, पानी तो बाय डिफॉल्ट बाहर जा ही रहा है, तो आंसर आ जाएगा इथाइल अमाइन। ठीक है, ये चीज हमको देखने के लिए मिलेंगी। तो भाई मजा आ गया देख के, राइट। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन कार्बाइलामाइन रिएक्शन पीछे करवाया था मैंने, दोबारा नहीं बोल रहा हूं मैं। हॉफमैन आपने भी देखा, कार्बाइलामाइन आपने भी देखा, तो ये दोनों रिएक्शन हमारे पीछे कई बार पीवाईक्यूज में आ चुके हैं। ठीक है, एंड दिस इज द एंड ऑफ, ओ एक और क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रिएक्शन, जुलाई में आया था। हिंसबर्ग हमने पीछे कराया, नाइट्रस वाला भी करा दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कैसे करेंगे बच्चा, तो आपके दिमाग में सेट कर लो कि सेकेंडरी हमेशा ज्यादा बेसिक होता है, फिर आएगा आपके लिए सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर टर्शियरी है। इस तरह से आपका ये जुलाई में पूछा गया था 3 नंबर के लिए, तो जिसमें से 1 नंबर इसका रहेगा और 2 नंबर इसके रहेंगे, 1 नंबर इसके रहेंगे। तो ये ऑर्डर आपको देखना है। आपके बुक में एक पीकेबी का टेबल दिया, वो टेबल एक बार गो थ्रू कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। एंड दिस इज द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ दिस चैप्टर। हमारा ऑफिशियली बच्चा खत्म हो रहा है, द एंड हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगी होगी। अगर जो बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है, सुन रहा है, अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर करना न भूले, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है बच्चा एक एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में। हमारे टोटल 6 वन शॉट के लेक्चर पेंडिंग है, 6 चैप्टर पेंडिंग, उसमें से एक हमने आज बना दिया, तो टोटल 5 ही चैप्टर पेंडिंग है। 5 चैप्टर जैसे हम कराएंगे 5 दिन में खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। 10 जनवरी के पहले पहले टारगेट मैंने रखा हुआ है। जैसे ये खत्म होगा बच्चा आपका कंप्लीटली वन शॉट बढ़िया क्वालिटी का, क्योंकि एक होता है कि जब हम लाइव तो बाय डिफॉल्ट महारिविजन और ये सब तो आने वाला है, लेकिन तकलीफ क्या होती है कि जब आप रिकॉर्डेड देखते हो, जब मैं रिकॉर्ड करके आपको डाल रहा हूं, तो उसमें प्लस पॉइंट क्या होता है, उसमें तामझाम नहीं होता है, आप डाउट नहीं सॉल्व हो रहे चैट में, बहुत टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको एकदम क्रीम कंटेंट मिलता है। मतलब 1.5 घंटे में क्रीम कंटेंट मिला। ये लेक्चर लाइव में जाएगा तो 2 घंटे का हो जाता है, बट ऐसे क्रीम कंटेंट मिला है पूरा, कहीं पर बकवास नहीं, कुछ नहीं, पूरा फोकस टू फोकस कंसेप्ट चल रहा है। तो भाई इसका ये फायदा है। तो आप अपने दोस्तों मित्रों यारों को शेयर करो, बोलो भाई ये क्रीम क्वालिटी का कंटेंट आपको मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का कंसेप्ट, एकदम हर एक चीज एकदम डिटेल में समझाई गई है, उसका फायदा उठाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।